Assalamu alaikum everyone. This is Mahnoor, and today we will be discussing our mock of the Synth MDCAT mock. And basically, this is a part of our provisional mock series that we are conducting. And for more such discussions, you can follow up our YouTube. So let's start discussing our paper. Number one question is nearly everyone dreams of building dash ideal house. तो यहाँ पे हमने everyone के लिए क्या लगाना है, हमने everyone के लिए pronoun यूज करना है. तो everyone obviously it is plural. प्लूरल है तो हम यहाँ पे इसके लिए प्रोनाउन देयर इस्तेमाल करेंगे. ठीक है, तो नियरली एवरीवन ड्रीम्स ऑफ बिल्डिंग देयर आइडियल हाउस. नेक्स्ट इज लाइफ डैश वाटर. अच्छा, यहाँ पे हमने सुटेबल वर्ब इस्तेमाल करना है. तो यहाँ पे लाइफ रिक्वायर्स वाटर वुड बी मच सुटेबल देन अदर्स. ठीक है, कैलकुलेट्स, डिजाइन, ये सारे इररेलेवेंट वर्ब्स हैं. तो लाइफ रिक्वायर्स वाटर, लाइट, अ मॉडरेट टेम्परेचर. नेक्स्ट इज असर्शन. असर्शन का हमने अपोजिट वर्ड निकालना है. ठीक है, तो असर्शन जो वर्ड है बेसिकली इसका मतलब होता है कि हम कोई चीज बिल्कुल सही तरीके से, बहुत हम लोग सर्टेन है उस चीज के बारे में. ठीक है, हमें उसका पक्का पता है कि ठीक है इट इज करेक्ट, तो हम असर्शन वर्ड यूज करते हैं. ठीक है, जिस तरीके से हम कहते हैं असर्टिव सेंटेंसेस. तो असर्शन के लिए जो अपोजिट वर्ड होगा दैट वुड बी डिनायल, बिकॉज डिनायल का मतलब क्या होता है कि हम किसी चीज से डिनाई कर रहे हैं, हम डिसबिलीव कर रहे हैं. ठीक है, उस चीज का. Next is the injured player was taken dash the field. The injured player was taken off the field. Off का मतलब होता है उस जगह से हटा देना. ठीक है, उस जगह से मूव कर देना, मूव अवे कर देना किसी चीज को. नेक्स्ट इज सिलेक्ट द वर्ड विद द करेक्ट स्पेलिंग. यहाँ पे हमारे पास वर्ड है बेनिफिटेड. अच्छा, जो बेनिफिटेड वर्ब है बेनिफिटेड की दो तरह से जो है ना थर्ड फॉर्म बनती है. बेनिफिटेड सिंगल टी के साथ भी बनता है और बेनिफिटेड डबल टी के साथ भी बनता है. ठीक है, दोनों की दोनों करेक्ट होती हैं. लेकिन यहाँ पे हमारे पास एक BCQ है, यानी कि बेस्ट चॉइस क्वेश्चन है. तो बेस्ट चॉइस जो है वो हमारे पास सिंगल टी वाली होती है, बिकॉज सिंगल टी इज वर्ल्ड वाइडली एक्सेप्टेड. जो डबल टी है दैट इज ओनली फॉर ब्रिटिश इंग्लिश. ठीक है. Next is select the most suitable synonym for the given words. Synonym का मतलब है हमने similar meaning वाला वर्ड निकालना है. तो वर्ड हमारे पास है appealing. Appealing का मतलब होता है कोई ऐसी चीज जो कि बहुत हॉरिबल है. ठीक है, awful है, तो इसका हम लोग निकाल सकते हैं that is terrible. Appealing जो वर्ड है, appealing का मतलब होता है कि कोई चीज बहुत अच्छी लगे. ठीक है, it is pleasant. नेक्स्ट इज चूज द करेक्ट सेंटेंस. अच्छा, यहाँ पे हमारे पास प्रॉपर यूज ऑफ कॉमा बताया गया है. कॉमा जो है बेसिकली जब भी हम दो या दो से ज्यादा चीजों के बारे में बात कर रहे होते हैं तो हम इन बिटवीन कॉमा यूज करते हैं. अब यहाँ पे तीन जगह पे हमें कॉमा, तीन चीजों के बारे में बात कर रहे हैं, एन एप्पल, एन ऑरेंज एंड अ पेयर. तो यहाँ पे तीनों के बाद जो है वो कॉमा यूज होगा. पेयर तो खैर एंड में है तो यहाँ पे फुल स्टॉप लगाएंगे. ठीक है, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट. नेक्स्ट इज आइडेंटिफाई द टेंस. एवरीवन शैल बी रीचिंग बाय टुमारो. अच्छा, यहाँ पे जब भी आप टेंस को आइडेंटिफाई कर रहे होते हैं तो हमेशा याद रखें कि टेंस को आइडेंटिफाई करने के लिए आप लोग वर्ब को देखते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे जो वर्ब है दैट इज शैल बी रीचिंग. तो जो वर्ब शैल है, शैल बी, इट इज ऑलवेज यूज फॉर फ्यूचर टेंस. ठीक है, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट. नेक्स्ट इज what type of sentence is this? When I go swimming, I have to keep my eyes closed underwater. अच्छा, अब इस सेंटेंस में दो तरह के क्लॉजेस इस्तेमाल हुए हैं. नंबर वन क्लॉज जो है वो हमारे पास है when I go swimming, यानी जब मैं तैरने जाता हूँ. I have to keep my eyes closed underwater. जो सेकंड क्लॉज है that is independent clause. ठीक है, it doesn't require any other clause to be understand. जो फर्स्ट वाला क्लॉज है वो आपका डिपेंडेंट क्लॉज है. ठीक है, तो जब डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्लॉज आपस में मिलते हैं तो हमारे पास कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनता है. ठीक है. नेक्स्ट इज वी हैव आइडेंटिफाई द वर्ड और फ्रेज दैट नीड टू बी चेंज्ड. वी आर एक्सपेक्टिंग टू गो अब्रॉड दिस समर. ठीक है, हम लोग इस समर में जो है वो अब्रॉड जाएंगे. तो बेसिकली ये वाला जो सेंटेंस है इट इज इंटायरली करेक्ट. वी आर एक्सपेक्टिंग, वी के साथ आर वर्ब इस्तेमाल हुआ है और सारा का सारा जो आप कह लो स्ट्रक्चर है दैट इज करेक्ट. तो इट डजंट हैव एनी एरर. is the box is dash green outside and white inside. अच्छा, यहाँ पे भी हमने verb को यूज करना है और verb जो है वो यहाँ पे जो correct verb है that would be painted because जाहिर सी बात है जो green और white है that would be a color. ठीक है, तो the box is painted green outside and white inside. The noise of traffic make it impossible for us to work with the windows open. अच्छा, अब यहाँ पे जो है ना एक मिस्टेक है दैट इज मेक. ठीक है, जो मेक वर्ब है दैट वुड बी मेक्स. ठीक है, जो मेक्स है वो करेक्ट
फॉर्म है, बिकॉज हम लोग यहाँ पे सिंपल टेंस को देख रहे हैं, सिंपल टेंस है ये, और सिंपल टेंस में हमेशा जो है वो एस या ई एस हम लोग यूज करते हैं वर्ब के साथ, ठीक है। तो मेक जो है वो यहाँ पे मिस्टेकन है। नेक्स्ट जो है वो हमारे पास है चूज द वर्ड सिमिलर मीनिंग, ठीक है। सिमिलर मीनिंग बतानी है फ्राइड की। तो बेसिकली फ्राइड जो है आप कह रहे हो जो सामान, या आप जो सामान कहेंगे, या जो लगेज होता है बेसिकली, जो एक बल्क जो ट्रैवल हो रहा होता है, ठीक है। तो दैट इज नोन एज फ्राइड, ठीक है। नेक्स्ट इज द ट्री मस्ट डैश प्लांटेड ओवर 50 years ago। अच्छा, यहाँ पे हमें जो है वो टाइम बता दिया गया है 50 years ago, और यहाँ पे जो वर्ब है दैट इज प्लांटेड, ठीक है। इट इज द थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। तो हमेशा याद रखिए कि जब भी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब विथ टाइम जो है वो आ जाता है, तो इट मीन्स कि यहाँ पे हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोग परफेक्ट कंटिन्यूअस की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे आएगा हैव बीन, ठीक है। तो द ट्री मस्ट हैव बीन प्लांटेड ओवर 50 years ago। नेक्स्ट इज यहाँ पे हमारे पास बात की हुई है कि जो टेलीविजन वर्ड है दैट हैज लैटिन वर्ड एंड अ ग्रीक वर्ड, ठीक है। उन्होंने खुद ही बता दिया कि लैटिन और ग्रीक वर्ड जो है वो टेलीविजन के अंदर होते हैं। तो उन्होंने पूछा है कि बताएं कि जो टेलीविजन है वो कहाँ से इन्वेंट हुआ है। तो ऑब्वियसली दैट वुड बी इन्वेंटेड फ्रॉम लैटिन एंड ग्रीक। नेक्स्ट इज करेक्ट सेंटेंस बताना है, यू शुड अवेल योर सेल्फ फॉर द अपॉर्चुनिटी। यू शुड अवेल ऑफ द अपॉर्चुनिटी, यू शुड अवेल यू ऑफ द अपॉर्चुनिटी। अच्छा, बेसिकली यहाँ पे लिखा हुआ है कि यू शुड अवेल योर सेल्फ ऑफ द अपॉर्चुनिटी। तो अगर यहाँ पे ऑफ गिवन ना होता, ठीक है, अगर यहाँ पे लिखा होता यू शुड अवेल द अपॉर्चुनिटी, तो आपको योर सेल्फ लगाने की जरूरत नहीं थी। बट यहाँ पे तीनों की चारों की चारों एग्जाम्पल्स में ऑफ लिखा हुआ है, तो यहाँ ऑफ अगर आ गया तो यू हैव टू पुट योर सेल्फ एज वेल, ठीक है। सो यू शुड अवेल योर सेल्फ ऑफ द अपॉर्चुनिटी। Next is deficient production of hormones by adrenal glands results in। अच्छा, बेसिकली क्या होता है कि जो एड्रिनल ग्लैंड होते हैं वो हमारे किडनीज के ऊपर होते हैं, और दे प्रोड्यूस एल्डोस्टेरॉन एंड कॉर्टिसोल हार्मोन, ठीक है, विच इज इंपॉर्टेंट फॉर अवर ग्रोथ एंड मेटाबॉलिज्म, ठीक है। तो जब इनकी कमी हो जाती है तो एडिसन्स डिजीज हो जाता है। इसको याद रखने का एक निमोनिक ये है कि एड मीन्स यू नीड टू एड मोर, ठीक है। जब आप यू नीड टू एड मोर, इट मीन्स देयर इज अ डिफिशियंसी ऑफ these hormones। Next is the viruses are। अच्छा, viruses क्या होते हैं? viruses are non cellular, ये हमें पता है। Next is pharynx leads air into dash through glottis। अच्छा, हमें पता है कि pharynx जो है, अगर आप एयरवे को देखो तो pharynx होता है, nasopharynx होता है, oropharynx होता है, laryngopharynx होता है। उसके बाद हमारे पास क्या आता है? उसके बाद हमारे पास आता है आपका larynx and then we have the ट्रैकिया, ठीक है। तो फेरिंग्स, लैरिंग्स एंड ट्रैकिया। तो फेरिंग्स है जो है वो एपिग्लोटिस के थ्रू जो है वो ट्रैकिया के अंदर जो है वो एयर जाती है। नेक्स्ट इज सॉरी, ट्रैकिया किससे पहले लैरिंग्स में जाती है, फिर ट्रैकिया में जाती है। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब्स द मूवमेंट्स इन्वॉल्व्ड इन ब्रीदिंग आउट। जब ब्रीदिंग आउट कर रहे होते हैं तो कौन सी मूवमेंट्स इन्वॉल्व होती हैं? तो बेसिकली आपका डायफ्राम और आपके जो रिब्स हैं वो इन्वॉल्व होते हैं आपकी ब्रीदिंग के प्रोसेस में। तो जब इंसान ब्रीद आउट करेगा तो आपका जो डायफ्राम है दैट विल बी अपवर्ड, ठीक है, दैट विल मूव अपवर्ड्स एंड द रिब्स विल मूव इनवर्ड्स, ठीक है। जाहिर सी बात है, तभी क्या होगा कि आपका इंट्राथोरैसिक प्रेशर जो है वो डिक्रीज हो जाएगा और एयर जो है वो बाहर आने लग जाएगी। अच्छा, नेक्स्ट इज सॉरी, इंक्रीज हो जाएगा प्रेशर। अच्छा, नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट ह्यूमन HIV। बेसिकली क्या होता है कि HIV जो है वो आपका वायरस है दैट कॉज एड्स, और यहाँ पे लिखा हुआ है इट डजंट कॉज एड्स, तो दैट वुड बी रॉन्ग, बेसिकली दैट इज नॉट ट्रू, जो कि हमें क्वेश्चन के लिए चाहिए। नेक्स्ट इज द डायग्राम शोज अ मॉलिक्यूल विच सब्सटेंस माइट इंक्लूड द अबव मॉलिक्यूल। अमीनो एसिड है, कैसे पता चला अमीनो एसिड है? बिकॉज कार्बन की एक तरफ क्या लगा हुआ है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगा हुआ है, और दूसरी तरफ क्या लगा हुआ है, अमाइन ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे हाइड्रोजन है, और इट इज वन ऑफ द सिंपलेस्ट अमीनो एसिड, ठीक है, जिसको हम कहते हैं एलिनीन। नेक्स्ट इज एन एग्जाम्पल ऑफ पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। अच्छा, पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी वो इम्यूनिटी होती है जो कि आप पैसिवली एक्वायर्ड कर रहे होते हैं, ठीक है। पैसिवली एक्वायर्ड करने का मतलब ये है कि आपकी बॉडी जो है वो उसके लिए एंटीबॉडीज नहीं बना रही, आप ऑलरेडी बनी हुई एंटीबॉडीज जो है वो ले रहे हैं, ठीक है। तो दैट इज बेसिकली उसकी जो बहुत टिपिकल एग्जांपल है, दैट इज बेसिकली एंटीबॉडीज टू द फीटस बाय द प्रेग्नेंट वुमेन। और इसके साथ एक और दी हुई है कि इनोकुलेशन ऑफ एंटीटॉक्सिन इन द केस ऑफ पंक्चर वाउंड। इसके अलावा जो वैक्सीनेशन है, वैक्सीनेशन इज बेसिकली एक्टिव फॉर्म ऑफ इम्यूनिटी, ठीक है, एक्टिव होती है।
Next is during the first three steps of glycolysis, glucose is converted to fructose 1,6 phosphate by the rearrangement of the molecule and addition of two phosphate groups. The phosphate comes from, अच्छा तो यहाँ पे क्या होता है, ग्लाइकोलिसिस के अंदर हमारे पास एटीपी की यूटिलाइजेशन होती है, ठीक है, बेसिकली 4 एटीपी यूटिलाइज होती हैं और आपके सॉरी 2 एटीपी यूटिलाइज होती है और 4 एटीपी की प्रोडक्शन होती है, तो ऑल ओवर हमारे पास 2 एटीपी की मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन हो रही होती है, ठीक है। इन बिटवीन इस वाले स्टेप के अंदर हमारे पास 1 एटीपी की रिक्वायरमेंट होती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि आपका ग्लूकोज जो है वो कन्वर्ट हो जाता है फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट के अंदर। नेक्स्ट इज इन एन एक्सपेरिमेंट द प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन सिक्रेटिन वाज ब्लॉक्ड एज अ रिजल्ट लेवल्स ऑफ ऑल दीज फॉलोइंग एंजाइम्स आर अफेक्टेड एक्सेप्ट, अच्छा तो आपका जो सिक्रीटिन है बेसिकली वो क्या करवाता है, सिक्रीटिन जो है वो पैंक्रियाटिक सिक्रीशन करवाता है, ठीक है। पैंक्रियाटिक सिक्रीशन के अंदर क्या क्या होता है भाई, आपका ट्रिप्सिन होता है, काइमोट्रिप्सिन होता है, एमाइलेज होता है, लाइपेज होता है, बट पेप्सिन इज नॉट प्रेजेंट इन पैंक्रियाटिक सिक्रीशंस, दैट इज व्हाई पेप्सिन का जो लेवल है वो क्या होगा, वो इफेक्ट नहीं होगा, उसके अलावा सारे एंजाइम्स का लेवल इफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट इज द डार्क रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस आर कैरेक्टराइज्ड बाय, बेसिकली क्या होता है फोटोसिंथेसिस के अंदर दो रिएक्शंस होते हैं, दो हो रहे होते हैं, डार्क होता है और लाइट होता है। डार्क रिएक्शन के अंदर क्या होता है कि दिस इज लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन, इसको लाइट की जरूरत नहीं होती। इसके अंदर क्या क्या बन रहा होता है, इसके अंदर यूटिलाइजेशन ऑफ एटीपी हो रही होती है, कार्बन डाइऑक्साइड और एनएडीपीएच हो रही होती है। इन अदर सिनेरियो जो लाइट रिएक्शन होता है बेसिकली फोटोसिंथेसिस का, इसके अंदर ऑक्सीजन की जनरेशन होती है और आप कह लो कि एटीपी की सिंथेसिस होती है और एनएडीएच की सिंथेसिस हो रही होती है। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड, अच्छा हमारे पास ऑर्गेनल्स हैं और उनके फंक्शंस के साथ मैच करना है, तो ए इज राइबोसोम, राइबोसोम क्या करवाता है जी, राइबोसोम प्रोटीन सिंथेसिस करवाता है, तो ए वुड बी एच। और उसके बाद हमारे पास जो लाइसोसोम्स है, लाइसोसोम्स आर डिस्ट्रॉय करते हैं फॉरेन पार्टिकल्स को, दैट वुड बी बी वुड बी आई। और जो सेंट्रियोल है वो क्या करवाता है भाई, आपका एस्ट्रल की फॉर्मेशन करवाते हैं, तो सी जी हो जाएगा। पर एक्सोसोम्स जो है वो आपकी डिटॉक्सिफिकेशन करवाते हैं और स्मूथ यार क्या करवाएगा जी, कोलेस्ट्रॉल कन्वर्ट करेगा इनटू विटामिन डी। स्मूथ यार का क्या काम होता है, लिपिड्स की रेगुलेशन में काम होता है उसका। नेक्स्ट इज ऑल ऑफ द फॉलोइंग प्रोटेक्ट द बॉडी अगेंस्ट द एंट्रेंस ऑफ जर्म्स एक्सेप्ट, अच्छा जो टीयर्स होती हैं इसके अंदर इनके पास लाइसोसोम होता है, म्यूकस मेम्ब्रेन्स जो है उनके पास लाइसोसोम एंजाइम्स एक्सेट्रा होते हैं, सेलिएटेड सेल्स जो है वो क्या करवा रहे होते हैं, बेसिकली ब्रश बॉर्डर क्रिएट करते हैं जिसकी वजह से डस्ट पार्टिकल जो है वो दूर रहते हैं। डब्ल्यूबीसीज का आपको पता है क्या काम होता है, डिस्ट्रॉइंग दी बैक्टीरिया एंड वायरसेस, वेरस आरबीसीज का काम क्या है, सिर्फ ट्रांसपोर्ट में है, तो इनका कोई काम जो है वो आपका प्रोटेक्शन में नहीं है। नेक्स्ट इज the table shows the characteristic of blood in one blood vessel in the body: high oxygen concentration, low carbon dioxide concentration and high pressure। तो आपका जो ऑक्सीजन कंसेंट्रेशन है किसके अंदर सबसे ज्यादा होगा, जहां से जैसे ही ब्लड निकल रहा है, ठीक है, हार्ट में से जैसे ही ब्लड निकल रहा है तो उस वाली क्या कहते हैं आर्टरी में ऑक्सीजन कंसेंट्रेशन वुड बी हायर एंड कार्बन डाइऑक्साइड कंसेंट्रेशन वुड बी लोअर, तो वो कौन सी होगी, वो होगी आपकी aorta, ठीक है। नेक्स्ट इज द आइसोटोनिक सॉल्यूशन देयर वुड बी, बेसिकली आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है, ऐसा सॉल्यूशन जिसके अंदर अगर आपके पास कोई मेम्ब्रेन है तो उस मेम्ब्रेन के गिर्द दोनों के दोनों सॉल्यूशंस के अंदर जो ऑस्मोटिक प्रेशर है, ठीक है, ऑस्मोटिक प्रेशर वुड बी सेम, व्हेन देयर इज इक्वल ऑस्मोटिक प्रेशर, तो वाटर की जो मूवमेंट है वो किसी भी जगह पे नहीं होगी, ठीक है ना, वाटर इधर से इधर आएगा ना इधर से इधर जाएगा। नेक्स्ट इज विच पार्ट ऑफ द हार्ट इज नोन एज लेफ्ट वेंट्रिकल, तो यहाँ पे अगर आप देखें तो जो सिक्स्थ पार्ट है दिस इज नोन एज लेफ्ट वेंट्रिकल, the fifth part is known as right ventricle, third is right atrium and this part is known as left atrium, ठीक है। Okay, so the next is arrange the following according to the level of protein structures। प्रोटीन स्ट्रक्चर हमें पता है क्या क्या होता है, प्राइमरी होता है, सेकेंडरी होता है, टर्शियरी होता है और क्वाटरनरी होता है। तो प्राइमरी जो स्ट्रक्चर होता है वो इंसुलिन का होता है, इंसुलिन का जो है वो बिल्कुल प्राइमरी पॉलीपेप्टाइड चेन होती है। उसके बाद हमारे पास जो हेयर्स हैं, हमारे पास हमें पता है हेयर्स के अंदर क्या होता है, केराटिन प्रोटीन होता है, जो केराटिन है उसके बीटा हेलिक्स होते हैं, ठीक है, तो दैट इज अ सेकेंडरी स्ट्रक्चर। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है लाइसोजाइम, लाइसोजाइम एंजाइम है, एंजाइम हमेशा ज्यादातर क्या होते हैं, टर्शियरी स्ट्रक्चर के होते हैं, और जो हीमोग्लोबिन है हमें पता है उसके अंदर 4 जो है वो आपके पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती हैं और ये क्वाटरनरी स्ट्रक्चर होता है, so that would be C, D, A and D। Next is an organism appear to be a segmented worm. Upon observation, it is determined that the organism has a closed circulation, ठीक है, segmented worm है, closed circulation है, mouth और anus and do not have exoskeleton, कोई बाहर की तरफ skeleton नहीं है, exoskeleton नहीं है, it means mollusca नहीं है, ठीक है, और वो segmented worm है और closed circulation means that is an annelid।
नेक्स्ट इज लाइसोसोम्स आर आल्सो कॉल्ड, लाइसोसोम्स को हम लोग सुसाइडल सेक्स भी कहते हैं, क्योंकि वो क्या कर रहे होते हैं, डिटॉक्सिफिकेशन कर रहे होते हैं। नेक्स्ट इज व्हेन अ फिजिशियन इलेट्स द नी जर्क रिफ्लेक्सिंग बाय टैपिंग डीप टेंडन्स इन द नी, द नॉर्मल रिस्पॉन्स फॉर द लोअर लेग टू स्विंग फॉरवर्ड। व्हेन दिस हैपेंस, क्या होता है कि आपका जो नी जर्क हो रहा होता है, तो वो फिजिशियन क्या कर रहा होता है कि आपका टेंडन है या आपकी क्या कहते हैं फीमर है, और यहाँ पे आपका नी जर्क होता है, ठीक है। तो बेसिकली क्या होता है कि जो नी है वो आगे की तरफ मूव करती है। क्यों आगे की तरफ मूव करती है? क्योंकि जो ऊपर थाई वाला मसल है ये कॉन्स्ट्रिक्ट करता है, ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्टिंग होती है थाई वाले मसल की, जिसकी वजह से क्या होता है कि आपकी जो नी है वो आगे की तरफ मूव करती है। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरियाज आर एबल टू रिलीज ऑक्सीजन इनटू द एनवायरनमेंट। जो बैक्टीरिया क्या करेंगे भाई, आपका फोटोसिंथेसिस वगैरह करेंगे, तो जो साइनोबैक्टीरिया है दैट डूज फोटोसिंथेसिस। अच्छा जी, नेक्स्ट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनल्स इज रिक्वायर्ड फॉर एरोबिक रिस्पायरेशन। एरोबिक रिस्पायरेशन के अंदर कौन से ऑर्गेनल्स जो है वो रिक्वायर्ड होते हैं? तो हमें पता है जो माइटोकॉन्ड्रिया है बेसिकली उसका काम ही एरोबिक रिस्पायरेशन करना है। नेक्स्ट इज अच्छा, हमने सीक्वेंस बताना है, क्या हो रहा है कि सबसे पहले नर्व इंपल्स निकल रही है, देन रिलीज ऑफ फी हो रहा है। अच्छा, हमें पता है कि इन अ न्यूरोमस्कुलर जंक्शन क्या होता है कि सबसे पहले यहाँ से नर्व इंपल्स आती है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, न्यूरोट्रांसमीटर जो है वो रिलीज होता है। उसके बाद अगर ये कोई मसल है तो इस मसल के ऊपर रिसेप्टर्स होंगे, न्यूरोट्रांसमीटर जाके यहाँ पे बाइंड हो जाएगा, और फिर इस मसल के अंदर क्या होगी, एक्शन पोटेंशियल होगी। एक्शन पोटेंशियल के बाद क्या होगी कि इस मसल के अंदर क्या होने लग जाएगी, कॉन्ट्रेक्शन हो जाएगी, ठीक है। कॉन्ट्रेक्शन कैसे होगी, एक्टोमायोसिन की फॉर्मेशन हो जाएगी। तो अगर हम लोग इनको सीरीज वाइज देखें तो सबसे पहले रिलीज ऑफ वी यानी कि रिलीज ऑफ एसिटाइल कोलिन यानी कि न्यूरोट्रांसमीटर होगा। बी जो है वो एंड प्लेट पोटेंशियल होगी। देन डब्ल्यू विल बी प्रोड्यूस्ड इन द मसल फाइबर। क्या मसल फाइबर में प्रोड्यूस होगा, एक्शन पोटेंशियल प्रोड्यूस होगी। तो यहाँ पे क्या है आपका एक्शन पोटेंशियल एसिटाइल कोलिन। उसके बाद एक्स रिलीज फ्रॉम सार्कोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। अच्छा, मसल के अंदर क्या होता है, सार्कोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम में से कैल्शियम आयन रिलीज हो रहे होते हैं, ठीक है। एक्स जो है रिलीज हो जाएगा और आखिर में क्या बनेंगे, एक्टोमायोसिन बनेंगे। तो ऑप्शन ए जो है वो यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट इज बैक्टीरिया हैविंग अ टफ्ट ऑफ फ्लैजिला एट वन एंड। जो बैक्टीरिया जिनके एक एंड के ऊपर टफ्ट ऑफ फ्लैजिला होता है उनको हम लोग क्या कहते हैं, बेसिकली उनको हम लोग क्या कह रहे होते हैं, लोफोट्रोपस कह रहे होते हैं, लोफोट्राइकस कह रहे होते हैं, पेरिट्राइकस उनको कहते हैं। ओके, सो पेरिट्राइकस उनको कहते हैं कि जिनके आपके ऑल ओवर बैक्टीरिया, ऑल ओवर जो है वो फ्लैजिला होता है। मोनोट्राइकस उनको कहते हैं कि जिनके सिंगल फ्लैजिला होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच ऑफ द फॉलोइंग फेजेस ऑफ बैक्टीरियल ग्रोथ द डेथ रेट इज मोर देन द मल्टीप्लिकेशन रेट। तो डिक्लाइन फेज के अंदर क्या होता है कि डेथ रेट जो है वो ज्यादा होता है। नेक्स्ट इज पिट्यूटरी ग्लैंड रिलीजेस फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ठीक है। एफएसएच और एलएच रिलीज करता है, वेरेस ओवरीज क्या प्रोड्यूस करती है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन प्रोड्यूस करती है। ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल इज हाउ मेनी डेज ऑन एवरेज। अच्छा, क्या होती है भैया, हमें पता है 28 डेज होती है एवरेज। उसके बाद क्या है आपका द सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज विच कैन अफेक्ट बोथ मेल एंड फीमेल जेनाइटल्स। क्या होता है आपका, गोनोरिया होता है, जो कि फीमेल और मेल जेनाइटल्स को भी इफेक्ट करता है। और अगर बेबी की बर्थ हो रही हो, अगर वुमेन प्रेग्नेंट है और अगर बेबी की बर्थ हो रही है, तो उस बेबी की आई साइट या आईज के ऊपर भी इफेक्ट होता है। Next is if the phylum which the larva is bilateral symmetrical but the adult is radially symmetrical। अच्छा, इस फाइलम के अंदर क्या है कि आपका जो लार्वा होता है वो बायलेटरली सिमेट्रिकल है। मींस कि अगर आप सिंगल ऊपर अगर आप उसको बीच में से कट करेंगे तो दो इक्वल हाफ के अंदर जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। लेकिन अगर आप उनकी अर्ली एडल्ट स्टेज देखें तो वो रेडियली सिमेट्रिकल होते हैं, तो वो क्या होते हैं, गाइनोडर्मेटा होते हैं। नेक्स्ट इज आपका दो स्टेजेस गिवन है, माइटोसिस की एंड मियोसिस की। इसके अंदर बेसिकली हमने जो है वो आपका स्टेज गेस करना है। तो माइटोसिस तो आप सिंपली गेस कर सकते हो कि जो आपका माइटोसिस है उसके अंदर क्या हो रहा है, अभी आपके जो क्रोमोसोम्स है वो नजर आ रहे हैं, जो क्रोमेटिन जो नेटवर्क था पूरा उससे क्रोमोसोम नजर आने लगे हैं। तो दैट इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ माइटोसिस, जिसको हम कहते हैं प्रोफेज। वेरएज अगर आप मियोसिस को देखो तो मियोसिस के अंदर क्या हो रहा है कि ये लोग इक्विवेलेंट प्लेन के ऊपर है। इट मींस कि यहाँ पे क्या है, मेटाफेज है, ठीक है। अब मेटाफेज कौन सा वाला है, तो यहाँ पे अगर आप देखो तो दैट वुड बी मेटाफेज 1, बिकॉज यहाँ पे आपको दो दो आपके क्या नाम है, पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स नजर आ रही हैं। तो आपका ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट हो जाता है, प्रोफेज एंड मेटाफेज 1। नेक्स्ट इज जॉइंट्स फाउंड एट द वर्टिब्रीज आर। अच्छा, जो वर्टिब्रीज के ऊपर जॉइंट्स होते हैं, जो वर्टिब्रीज के ऊपर जॉइंट्स होते हैं, दीज जॉइंट्स आर नोन एज ग्लाइडिंग जॉइंट्स, ठीक है।
नेक्स्ट इज हाउ मेनी मेनिंजेस कवर द ब्रेन, 3 होती है, ड्यूरा मैटर, पिया मैटर एंड एरेक्नॉइड मैटर। नेक्स्ट इज बुक लंग्स सर्व द फंक्शन ऑफ रिस्पायरेशन इन स्कॉर्पियन, जो स्कॉर्पियंस होती हैं, जो आपके स्कॉर्पियंस हो गए और स्पाइडर्स हो गए, ठीक है, उनके अंदर बेसिकली बुक लंग्स होती हैं जिनकी वजह से वो लोग रिस्पायरेशन कर रहे होते हैं। दीज दी बेसिकली लुक लाइक पेजेस ऑफ द बुक्स। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग आर द फीचर्स ऑफ यूकारियोटिक सेल, यूकारियोटिक सेल के ये सारे फीचर्स हैं और हमने डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर्स बताने हैं। तो आपका जो क्लोरोप्लास्ट है, उसके अलावा आपका जो माइटोकॉन्ड्रिया है, उसके अलावा जो आपका न्यूक्लियस है, दीज ऑल आर डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर्स। वेयर जितनी भी बॉडीज होती है ना, जैसे पेरोक्सिसोम हो गया, लाइसोसोम हो गया, ये सारी के सारे सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर होते हैं। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फ्लोइंग इज ट्रू इन एंजियोस्पर्म लाइफ साइकिल। तो एंजियोस्पर्म लाइफ साइकिल की जो मेन प्रोमिनेंट बात भी होती है, दैट इज कि वो उनका जो गिमेटोफाइट्स होते हैं वो टोटली डिपेंड करते हैं स्पोरोफाइट्स के ऊपर। नेक्स्ट इज वाटर कंटेंट ऑफ मेमिलियन ब्लड इज रेगुलेटेड बाय एडीएच, इन विच पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन डज द रेगुलेशन अकर्स। अच्छा, हमें पता है कि जो नेफ्रॉन है बेसिकली उसकी ये आपकी होगी डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल और ये प्रॉक्सिमल और लोब ऑफ हेनले, और ये हमारे पास आती है कलेक्टिंग डक्ट। तो जो कलेक्टिंग डक्ट है बेसिकली इसके ऊपर जाके एडीएच जो है वो वर्क कर रहा होता है और क्या करवाता है, वाटर की रिटेंशन करवाता है। नेक्स्ट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एक्सक्लूसिवली मेरीन। तो जो एक्सक्लूसिवली मेरीन फाइलम है दैट इज इकाइनोडर्मिडा। इसके अलावा मोलस्का और एनिलिडा और आर्थ्रोपोडा, दे कैन बी मेरीन और दे कैन बी फ्रेश वाटर और दे कैन बी कह सकते हैं आप लैंड एनिमल्स। नेक्स्ट इज इन मॉस्किटोज द प्लाज्मोडियम इज फाउंड इन। तो बेसिकली आपका जो मॉस्किटोज होते हैं उनके जो सलाइवा होता है ना उसके अंदर प्लाज्मोडियम होता है, ठीक है, उनके सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं, तभी जब वो बाइट करते हैं क्या कहते हैं उसका आपके किसी भी इंसान को, तो उस बाइट से जो है वो क्या होता है, इंसान के ब्लड में वो प्लाज्मोडियम। द पर्पल्सिव ऑफ जीआईटी इज नोन एज, जो पर्पल्सिव मूवमेंट होती है उसको पेरिस्टाल्सिस कहते हैं, ठीक है। इट मींस कि जिससे आप डिजेक्टिंग का अमल होता है उसको पेरिस्टाल्सिस कहते हैं। Next is the diagram is the human respiratory system by inhalation of the muscles contact. अब इनहेलेशन में देख लें, जब इनहेलेशन होती है तो डायफ्राम करती है और इंटरकोस्टल मसल्स भी कॉन्ट्रैक्ट करती है, ठीक है। लंग्स के अंदर कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो रही है, लेग्स के अंदर कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगी, ओनली वाई एंड जेड। नेक्स्ट इज in birds, it is the homogametic sex. A male bird showing the recessive trait was mated with a female showing the dominant trait of a characteristic governed by a pair of alleles that are sex-linked. What is the probability that the male offspring will show the dominant trait? अच्छा, हमें पता है कि जो birds है वो कह रहे हैं कि birds में अगर मैं कह लूँ कि this is the genotype of the female bird, ठीक है, एंड दिस इज द जीनोटाइप ऑफ द मेल बर्ड, ठीक है, क्योंकि जो मेल होते हैं वो क्या होते हैं, होमोगेमेटिक होते हैं। अब वो कह रहे हैं कि जो फीमेल है वो क्या है आपका, द फीमेल शोइंग द डोमिनेंट ट्रेट, ठीक है, फॉर एग्जांपल ये डोमिनेंट ट्रेट दे रही है और जो मेल है वो क्या दे रहा है, वो रिसेसिव ट्रेट दे रहा है, ठीक है। अब अगर मैं इसकी मीटिंग करवाऊं तो हमेशा जब भी मेल की प्रोडक्शन होगी तो दैट वुड बी, उनके पास क्या होगा, एक ना एक डोमिनेंट ट्रेट जरूर होगा, ठीक है। तो आपके जितने भी मेल होंगे उनके पास 100% ऑफ द मेल्स विल हैव दैट डिजीज और यू कैन से दैट कैरेक्टरिस्टिक। नेक्स्ट इज The diagram shows some of the muscles and the bones of the human arm. अच्छा, यहाँ पे हमारे पास मसल्स गिवन है, मसल एक्स एंड मसल वाई, और ये एल्बो जॉइंट है। अच्छा, बेसिकली क्या होता है कि जब आपका बाइसेप्स कॉन्ट्रैक्ट करता है तो आपकी जो आर्म है वो बेंड होती है, ठीक है। तो बाइसेप्स कौन सा वाला है, बाइसेप्स इज बेसिकली ओके, सो बाइसेप्स इज दिस मसल, बाइसेप्स इज मसल वाई, ठीक है। और वाई जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो क्या होगा कि जो आपकी आर्म है वो क्या होगी, बेसिकली when y contracts, जो y है that is biceps, ठीक है। और यस हाँ, तो बाइसेप्स जो है जब रिलैक्स करता है जो, तो आपकी आर्म क्या होती है, आपकी आर्म जो है वो बेंड होती है। क्यों? क्योंकि जब ट्राइसेप्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो आपकी आर्म जो है वो क्या होती है, बेंड हो रही होती है, ठीक है। तो ट्राइसेप्स विल कॉन्ट्रैक्ट एंड द आर्म विल बेंड, ठीक है। तो जो मसल एक्स है वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा, अब यहाँ पे गिवन नहीं है, तो मसल वाई क्या करेगा, रिलैक्स होगा। जब एक मसल कॉन्ट्रैक्ट करता है तो दूसरा क्या होता है, रिलैक्स होता है। नेक्स्ट इज आइडेंटिफाई द बोन्स इन विच द कनेक्टिंग जॉइंट्स आर फ्रीली मूवेबल। तो फ्रीली मूवेबल इन सब में है एल्बो, वर्टिब्री, रिस्ट एंड एंकल, दे ऑल आर फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स। नेक्स्ट इज इलिस्मोब्रांकी हैव एन आउटर कवरिंग ऑफ प्लेकॉइड स्केल, ठीक है।
जो कार्टिलेजिनस फिशेस होती हैं उनके प्लिकॉइड स्केल्स होती हैं। नेक्स्ट इज हमारे पास न्यूट्रिशनल डिफिशिएंसी, विटामिन डी की जो डिफिशिएंसी है तो आपका उससे क्या होता है, रिकेट्स होता है इन चिल्ड्रंस, वेयर एज आपका जो है ऑस्टियोमलेशिया होता है किसके अंदर, आपके एडल्ट्स के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट इज विच बोन्स मीट एट द एल्बो जॉइंट एंड विच सॉर्ट ऑफ मूवमेंट दे अलाउ। तो बेसिकली जो तो बेसिकली आपका जो एल्बो जॉइंट है उसके अंदर हमारे पास क्या क्या होता है, हमारे पास ह्यूमेरस जो है वो आपकी, जो ह्यूमेरस बोन है बेसिकली वो आपका किससे मिलती है, आपकी अल्ना और रेडियस से मिलती है, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है आपका बैक एंड फोर्थ मूवमेंट होती है। तो ह्यूमेरस किससे मिल रही है, अल्ना से मिल रही है, ऑप्शन सी भी हो सकता है और ऑप्शन डी भी हो सकता है, और क्या करिए बैक एंड फोर्थ, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट इज व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ बोन्स इन द आर्म ऑफ अ मैमल। अच्छा, अगर हम लोग हैंड से शोल्डर की तरफ जाएं तो हमारे पास क्या होती है, सबसे पहले अगर हैंड से शोल्डर की तरफ जाएं तो रेडियस आएगी, फिर ह्यूमेरस आएगी और फिर क्या आएगी, स्कैपुला आएगी, ठीक है। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट इज विच वन इज नॉट ट्रू फॉर कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स। अच्छा, ऑप्शन ए says transmission by the nervous system is short lived, whereas the transmission by the hormonal system is long lasting. It is true. Nervous system uses electrical impulses. जी हाँ, electrical impulses होते हैं, और hormonal coordination के अंदर क्या होते हैं, chemical messengers होते हैं। Whereas responses are often permanent in hormonal system, ठीक है, जैसे growth hormone वगैरह के responses permanent होते हैं, लेकिन nervous system के reversible होते हैं। और अगर हम बात करें आपके इन नर्वस सिस्टम सिक्रीटरी केमिकल्स आर रिलीज इन ब्लड, नहीं जी, ऐसा कुछ नहीं होता, नर्वस सिस्टम में ओनली एक्शन पोटेंशियल्स होते हैं। नेक्स्ट इज विच टाइप ऑफ बॉन्ड्स आर नेवर फॉर्म्ड व्हेन अ सबस्ट्रेट फिट टू एन एक्टिव साइड ऑफ द एंजाइम। जब भी सबस्ट्रेट एक्टिव साइड में आएगा तो कभी भी कोवेलेंट बॉन्ड नहीं बनेगा, क्योंकि हमें पता है कि एंजाइम जो है वो रिवर्सिबल रिएक्शन करवा रहे होते हैं। नेक्स्ट इज एन एक्टिवेटेड एंजाइम मेड ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन एंड अ कोफैक्टर इज। जो एक्टिवेटेड एंजाइम है जिसके अंदर पॉलीपेप्टाइड चेन भी हो और कोफैक्टर भी हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम होलो एंजाइम कहते हैं। Next is enzymes are dash in nature. Enzymes are basically proteins in nature. Next is ilium is about 3.6 meters long. It is a theoretical question. Next is the Latin word for the name given to a human being is taken from the genus and the species. ठीक है, genus और species से लिया जाता है. Next is which biome contains maple, oaks and bears. Again theoretical question है, deciduous forest के अंदर होते हैं. नेक्स्ट इज द रिएक्शन इन्वॉल्व इन कीमोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। अच्छा, कीमोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के अंदर आपका जो रिएक्शन है दैट इज दिस, जो बैक्टीरिया बेसिकली क्या करते हैं, आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड की सिंथेसिस करते हैं, तो इसको हम लोग कीमोट्रोपिक न्यूट्रिशन कह रहे होते हैं। अच्छा, द फिजियोलॉजिकल कंडीशंस यूजुअली सीन इन गर्ल्स एंड यंग वुमेन, लॉस ऑफ एपेटाइट हो जाती है, इट इज अ फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजिकल कंडीशन बेसिकली, ठीक है। अगर हम कहें कि भाई कोई जो फीमेल्स हैं दे आर नॉट ईटिंग, दे वो ये समझते हैं कि जी हम लोग बहुत ज्यादा ओवरवेट है, इस वजह से वो खाना नहीं खाती, हालांकि वो होती बहुत ज्यादा अंडरवेट है, तो ये बिल्कुल साइकोलॉजिकल कंडीशन होती है, इट इज नॉट नॉर्मल। नेक्स्ट इज द एडेप्टिव फीचर व्हिच हेल्प्स द फिश टू लिव इन वाटर। अच्छा, इट अ टेल एंड एन एयर ब्लैडर एंड पेयर्ड फिन्स होते हैं, स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है ताकि वो स्विम सही से कर सकें, गिल्स होते हैं, तो ये सारे के सारे ऑप्शंस करेक्ट हैं। नेक्स्ट इज द ग्लैंड नोन एज द ग्लैंड ऑफ इमरजेंसी, दैट इज नोन एज एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड क्या करता है, नॉरएपिनेफ्रिन को रिलीज करता है, जो कि आपका फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स करवाती है। अच्छा, नेक्स्ट इज the table shows some feature of the vertebrae. Which vertebrae is a reptile? अच्छा, a vertebrate. Basically जो reptiles होते हैं उनके क्या होता है, आपका reptiles के पास hair तो बिल्कुल भी नहीं होते, legs होते हैं और scales होते हैं और fins भी नहीं होते, ठीक है। तो आपका option B is correct. Next is which one is not an involuntary function? Breathing is not involuntary. Basically breathing is involuntary, pumping of blood is involuntary, and blinking of eyes is both involuntary and voluntary as well. सो द स्केलेटल मसल मूवमेंट इज कम्प्लीटली वॉलेंट्री, ठीक है, हम लोग खुद से कर रहे होते हैं। नेक्स्ट इज द मोस्ट ऑफ द एंजाइम्स रिएक्शंस आर रिवर्सिबल एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू। नेक्स्ट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट एन ऑर्बिटल कैन अकोमोडेट। हमें पता है कि एक जो ऑर्बिटल है उसके अंदर कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, दैट इज 2।
नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ न्यूक्लियोफाइल। अच्छा, न्यूक्लियोफाइल होने के लिए क्या होना चाहिए? न्यूक्लियोफाइल इज ए स्पीशी जो कि न्यूक्लियस लविंग होती है, ठीक है, न्यूक्लियस लविंग स्पीशी होती है। तो न्यूक्लियस लविंग स्पीशी के पास क्या होने चाहिए? इलेक्ट्रॉन्स की ज्यादा तादाद होनी चाहिए, या फिर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होने चाहिए। तो अमोनिया के पास क्या होता है? एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, तो दैट इज अ न्यूक्लियोफाइल। हाइड्रोक्सिल हाइड्रोक्साइड आयन के पास इट इज अ नेगेटिव चार्ज आयन, तो क्या होगा भाई? जाहिर सी बात है न्यूक्लियोफाइल होगा, न्यूक्लियस लविंग होगा। साइनाइड ये नेगेटिव चार्ज है, तो क्या होगा? न्यूक्लियोफाइल होगा। अब जो ब्रोमीन है, या जो आप कह लो कि ब्रोमीन का मॉलिक्यूल है, बेसिकली क्या होता है? इसके पास एक इलेक्ट्रॉन लोन पेयर डेफिशिएंट होता है, ठीक है, तो उसको क्या चाहिए? उसको कोई इलेक्ट्रो आप कह लो कि आप कह लो कोई इलेक्ट्रॉन चाहिए, ठीक है, तो दैट यू कैन से कि इट इज एन इलेक्ट्रोफाइल, इट इज नॉट ए न्यूक्लियोफाइल। नेक्स्ट इज प्यूरिफिकेशन ऑफ बॉक्साइट यूज मेजर इम्प्योरिटी इज सिलिका। अच्छा, जब सिलिका मेजर इम्प्योरिटी होती है तो स्पर्स मेथड यूज करते हैं, और जब हमारे पास मेजर इम्प्योरिटी फेरिक ऑक्साइड हो तो फिर हम बियर्स मेथड इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट इज क्लोरीन इज मैन्युफैक्चर्ड कमर्शियली बाय इलेक्ट्रोलिसिस। क्लोरीन जो है वो आपका इलेक्ट्रोलिसिस होता है सोडियम क्लोराइड का, जिससे क्लोरीन की प्रोडक्शन होती है। तो साथ ही साथ हमें तीन चीजें और, दो चीजें और भी मिल रही होती है, दैट इज हाइड्रोजन एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, और H2 की प्रोडक्शन भी साथ हो रही होती है जब क्लोरीन की प्रोडक्शन होती है फ्रॉम NaCl, ठीक है, क्योंकि जाहिर सी बात है हम H2O भी यूज कर रहे होते हैं। नेक्स्ट इज क्रिस्टल्स फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ द वेंडर वॉल इंटरेक्शंस, ठीक है। वेंडर वॉल इंटरेक्शन से जो क्रिस्टल बनते हैं वो मॉलिक्यूलर क्रिस्टल्स होते हैं। कोवेलेंट क्रिस्टल्स कोवेलेंट बॉन्डिंग से बनते हैं। मेटालिक जो है वो मेटालिक बॉन्डिंग से बनते हैं। और आयनिक क्रिस्टल जो है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ रेडिएशन से फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन से बनता है। According to the law of mass action, the rate of chemical reaction is proportional to the active masses of the reactants, or you can say the molar concentration of the reactants. Next is nascent hydrogen used in the formation of methane is obtained from the reaction of nascent hydrogen जो है वो हम लोग जिंक का जो रिएक्शन करवाते हैं HCl से, तो क्या होता है कि HCl जब जिंक के साथ रिएक्ट करता है तो हमारे पास जिंक क्लोराइड बनता है, और साथ में नेसेंट हाइड्रोजन बनती है जो कि बहुत ज्यादा हाईली रिएक्टिव होती है, जो कि हम लोग यूज कर रहे होते हैं फर्दर रिएक्शंस के अंदर। नेक्स्ट इज जाइमेज इज अ ग्रुप ऑफ 14 एंजाइम। जाइमेज जो है बेसिकली यीस्ट के अंदर होता है, जो कि हम लोग फर्मेंटेशन ऑफ स्टार्च के अंदर यूटिलाइज कर रहे होते हैं। नेक्स्ट इज द जनरल फार्मूला ऑफ एन एल्डिहाइड इज। एल्डिहाइड का जनरल फार्मूला हमें पता है क्या होता है? RCHO होता है, ठीक है, और यू कैन राइट इट राइट इट लाइक दिस एज वेल, ठीक है। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट H2S इज फॉल्ट। हाइड्रोजन सल्फाइड के बारे में, बेसिकली हाइड्रोजन सल्फाइड क्या है कि गैस होती है, इसकी पंजेंट स्मेल होती है, ठीक है, इट इज अ रिड्यूसिंग एजेंट एंड इट हैज अ बेंट स्ट्रक्चर, इट इज नॉन लीनियर, इसका बेंट स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, और इट इज अ वीक बेस इन वाटर, नो इट इज अ स्ट्रॉन्ग बेस, सॉरी, it is a weak acid in water, it is not a weak base, ठीक है। नेक्स्ट इज बेंजीन कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम। बेंजीन को हम लोग किस किस तरह से प्रिपेयर कर सकते हैं? पेट्रोलियम से भी कर सकते हैं, कोल से भी कर सकते हैं, एसिटाइलिन से भी कर सकते हैं, और फिनॉल से भी कर सकते हैं। सो ऑल ऑफ दीज आर करेक्ट। नेक्स्ट इज डायमंड एंड ग्रेफाइट आर द एलोट्रॉप्स ऑफ द कार्बन, ठीक है, दोनों की स्ट्रक्चर्स डिफरेंट होते हैं बट दे बोथ कंटेन कार्बन एटम, ठीक है, दी एलोट्रॉप्स होते हैं। ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैव कलर कंपाउंड बिकॉज क्या होता है कि डी ऑर्बिटल्स की क्या होती है? स्प्लिटिंग हो जाती है, और फिर इलेक्ट्रॉन्स की क्या हो रही होती है? आपकी मूवमेंट हो रही होती है। नेक्स्ट इज इन डबल बॉन्डेड कार्बन एटम। डबल बॉन्डेड कार्बन एटम में क्या होती है? sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है, ठीक है। तो आपका जो कार्बन एटम होता है, अगर अगर मैं इसका इथीन का मॉलिक्यूल बनाऊं यहाँ पर, तो कार्बन एटम ने एक बॉन्ड जो है, इस एक कार्बन एटम ने 4 बॉन्ड बनाए हुए हैं, जिसके अंदर इसने क्या किया हुआ है कि तीन जो ऑर्बिटल है, तीन जो बॉन्ड है इसने sp2 हाइब्रिडाइजेशन से बनाए हैं, और जो एक बॉन्ड है इसने सिर्फ p ऑर्बिटल से बनाया है। नेक्स्ट इज द रेडियस ऑफ द सेकंड ऑर्बिट ऑफ द हाइड्रोजन एटम कैलकुलेटेड फ्रॉम बोहर्स मॉडल इज। अच्छा, बोहर्स मॉडल से रेडियस आपको पता है कैसे निकलते हैं? देयर इज अ फार्मूला जो कि दैट इज बेसिकली कि जो रेडियस है वो बराबर होता है आपका 0.529, जो कि कांस्टेंट है, दैट इज द वैल्यू ऑफ फर्स्ट रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम मल्टीप्लाई बाय n स्क्वायर ओवर z, ठीक है। z इज एटॉमिक नंबर, तो वो हाइड्रोजन के लिए 1 आता है हमेशा, और n स्क्वायर जो है वो नंबर ऑफ द ऑर्बिटल है, ठीक है, तो 2 का स्क्वायर क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। नेक्स्ट इज the series of limit of the Balmer series of hydrogen spectrum across occurs at 3664 angstrom. Calculate the ionization energy of the hydrogen atom. अच्छा, अब एज वी नो के जो एनर्जी का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? लेमडा। यस, एनर्जी जो है वो उसका फॉर्मूला क्या होता है आपका? लेमडा इंटू द हीजनबर्ग कांस्टेंट, ठीक है।
तो आपका बेसिकली क्या है कि इसके अंदर हम लोगों ने सिंपली वैल्यूज डालनी है। जो बाल्मर सीरीज है वो कहाँ पे आता है, इलेक्ट्रॉन कहाँ लाई करता है, आके सेकंड ऑर्बिटल के ऊपर इलेक्ट्रॉन लाई करता है, एंड यू विल गेट द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज बाय अब्सॉर्बिंग एन इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस शेल। अच्छा, फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई एटम है और उसके लास्ट शेल के अंदर एक इलेक्ट्रॉन है, तो जब ये एक और इलेक्ट्रॉन एब्सॉर्ब करेगा तो जो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगी, दैट अमाउंट ऑफ एनर्जी इज नोन एज द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ठीक है। नेक्स्ट इज व्हेन एन एलिमेंट एग्जिस्ट इन मोर देन वन क्रिस्टलाइन फॉर्म। अगेन जो अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस हुआ कि जो कार्बन के जो दो एलिट्रॉप्स थे डायमंड, तो बेसिकली वो क्या होती है, एलोट्रॉपी होती है। नेक्स्ट इज व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस, दैट इज CaSO4 into 2 dot H2O, or you can also write it as CaSO4 dot half H2O. नेक्स्ट इज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल क्या बनाते हैं भाई, ABMO और BMO देते हैं यहाँ पे, एंटी बॉन्डिंग एंड एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स दे रहे होते हैं। नेक्स्ट इज 950 टॉर कॉरेस्पॉन्ड्स टू, अच्छा हमें पता है कि जो 760 टॉर होता है वो बराबर होता है 1 ATM के। ठीक है, तो अगर आप इसको क्रॉसिंग करवा लो तो 950 टॉर इनटू x की अगर आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवाओ तो यू विल गेट द आंसर, दैट इज 1.25 ATM। Next is the chemical properties of sulfuric acid are. Sulfuric acid is an acid, ठीक है, एसिडिक प्रॉपर्टी होती है, ऑक्सीडाइजिंग नेचर होती है, ठीक है, उसकी क्या कहते हैं, डिहाइड्रेटिंग प्रॉपर्टी होती है। इसका वाटर अगर किसी चीज के अंदर है तो हम उसकी डिहाइड्रेशन करवा सकते हैं सल्फ्यूरिक एसिड से। नेक्स्ट सल्फोनेटिंग प्रॉपर्टीज होती है, तो ऑल ऑफ दिस इज करेक्ट। नेक्स्ट इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ आयरन, जिसके लिए आयरन का जो एटॉमिक नंबर है दैट इज 26। तो अगर 26 के हिसाब से आप कॉन्फ़िगरेशन करो तो दैट इज 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d6 एंड 4s2। नेक्स्ट इज द केमिकल नेम ऑफ बेकिंग सोडा इज, अच्छा बेकिंग सोडा का केमिकल नेम इज सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन बाइकार्बोनेट भी कह रहे होते हैं इसको। ठीक है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कह रहे होते हैं, दैट इज इट्स IUPAC नेम। नेक्स्ट इज Next is which of the following acids is used for etching glass? अच्छा, etching glass is very interesting phenomena, जिसके अंदर क्या हो रहा है, बेसिकली जो ग्लास है उसके ऊपर एम्बोस प्रिंट्स करवा रहे होते हैं। ठीक है, तो वो जो प्रिंट्स वगैरह करवाते हैं वो हाइड्रोफ्लोरिक एसिड की मदद से करवा रहे होते हैं। नेक्स्ट इज नॉन स्टीरियोमेट्रिक कंपाउंड्स, नॉन स्टीरियोमेट्रिक कंपाउंड्स इनका जो रेशियो है वो सिमिलर नहीं होता। जैसे TiH अगर मैं यहाँ पे 0.8 0.78 लिख दूं, ठीक है, जैसे टाइटेनियम है उसके अंदर हाइड्रोजन एम्बेडेड है, तो इसका जो रेशियो है वो कभी भी सेम नहीं होगा। ठीक है, तो सिर्फ ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं जिनके अंदर ये प्रॉपर्टी होती है कि वो नॉन स्टीरियोमेट्रिक कंपाउंड्स बना रहे होते हैं। नेक्स्ट इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट अबाउट नोबल गैसेस। तो नोबल गैसेस क्या है, 18th ग्रुप से जो है वो बिलोंग कर रही होती है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के। अगर ओल्ड पीरियोडिक टेबल में जाए तो वो 8th ग्रुप से बिलोंग करती है। अच्छा, यहाँ पे हमें केमिकल रिएक्शन गिवन है, उन्होंने कहा है कि वाई जो मैग्नीशियम क्लोराइड है, वाई देयर इज नॉट द फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इंस्टेड ऑफ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो बेसिकली इट इज ड्यू टू द हाई सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, हाइड्रोक्साइड वो ज्यादा सॉल्युबल है, उसका सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ज्यादा है, इसी वजह से मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की फॉर्मेशन होती है, जबकि आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की फॉर्मेशन नहीं होती। जबकि उसकी फॉर्मेशन भी हो सकती थी, क्योंकि जाहिर सी बात है वो सेम ग्रुप के मेंबर्स हैं और सेम रिएक्टिविटी रखते हैं। Next is when methyl benzene is treated with bromine in the presence of a catalyst, a mixture of two monobromo isomers is formed. अच्छा, ब्रोमीन हमें पता है क्या होता है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टर होता है, तो जब भी मिथाइल बेंजीन रिएक्ट करेगा ब्रोमीन से तो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे ब्रोमीन लगेगा आके। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन डी के अंदर जो है वो ऑर्थो पैरा पोजीशन के अंदर जो है वो लगा हुआ है, यहाँ पे ऑर्थो में और यहाँ पे पैरा पोजीशन पे लगा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फार्मूला रिप्रेजेंट्स द ऑर्गेनिक कंपाउंड व्हेन मिथाइल बेंजीन, मिथाइल बेंजीन जो है जो उसका रिएक्शन हुआ है किसके साथ, पोटेशियम मैंगनीट के साथ। अच्छा, आपको पता है पोटेशियम मैंगनीट के साथ जब भी रिएक्शन होता है तो मिथाइल बेंजीन के बाद किसकी फॉर्मेशन होती है, बेंजोइक एसिड की फॉर्मेशन होती है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज जो है वो रॉन्ग है इस क्वेश्चन के अंदर, कि आपका जो आंसर है ऑप्शन सी पे करेक्ट है। ठीक है, C7H6O2 बिल्कुल ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो पिक्चर है ना वो यहाँ पे गलत है। जो पिक्चर है उसके हिसाब से ऑप्शन ई इज करेक्ट। ठीक है, दिस इज बेंजोइक एसिड। नेक्स्ट इज
what substrate are required to add a nitro group to benzene? तो बेसिकली जब भी हम लोग नाइट्रेशन करवाते हैं बेंजीन की, तो हम लोग कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड ले रहे होते हैं और साथ में H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड ले रहे होते हैं. नेक्स्ट इज द फॉल्स स्टेटमेंट अबाउट लिथियम इज. अच्छा, लिथियम जो है अगर आप देखो तो अल्कली मेटल है, और बेसिकली जो लिथियम है इट इज हार्डर देन अदर अल्कली मेटल्स, वेयरएज इट इज नॉट लीस्ट रिएक्टिव. इट इज बेसिकली उसके अलावा जो है वो इट इज लीस्ट रिएक्टिव. ठीक है, क्यों? क्योंकि जब आप अल्कली मेटल्स को देखो तो डाउन द ग्रुप जो है वो रिएक्टिविटी जो है वो क्या हो रही होती है, इंक्रीज हो रही होती है. ठीक है, तो इट इज मोर रिएक्टिव, इट इज लीस्ट रिएक्टिव, इट इज करेक्ट. इट पॉजेसेस हायर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, इट इज करेक्ट एज वेल. ठीक है, तो बेसिकली इट इज नॉट सॉफ्टर, इट इज हार्डर देन अदर अल्कली मेटल्स. अच्छा, तो आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट्स बिलोंग टू, आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो है वो डी ब्लॉक से बिलोंग करते हैं, और जो इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स है वो एफ ब्लॉक से बिलोंग कर रहे होते हैं. द रेन ड्रॉप एक्वायर्स अ स्फेरिकल शेप ड्यू टू द सरफेस टेंशन. ठीक है, सरफेस टेंशन की प्रॉपर्टी की वजह से जो इंक है उसका भी जो है वो ब्लोटिंग हो जाती है पेपर के ऊपर. नेक्स्ट इज द एंथैल्पी चेंज कंबाइनिंग द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय अ न्यूट्रल गैसियस एटम टू फॉर्म अ नेगेटिव आयन. बेसिकली वही चीज है कि आपका जब भी जो न्यूट्रल गैसियस इलेक्ट्रॉन है वो जब भी ऐड होगा किसी भी आउटर मोस्ट ऑर्बिटल के अंदर, तो जो एंथैल्पी चेंज आएगा वो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगी. नेक्स्ट इज द सिग्मा बॉन्ड इज फॉर्म बाय द हेड ऑन ओवरलैपिंग ऑफ द पी ऑर्बिटल्स. ठीक है, या फिर एटॉमिक ऑर्बिटल्स. ठीक है, क्या होता है कि आपकी हेड ऑन ओवरलैपिंग हो रही होती है, अगर एस को भी देख ले तो भी इस तरह से सिग्मा बॉन्ड बन रहा होता है. नेक्स्ट इज द हीट ऑफ अ रिएक्शन कैन बी कैलकुलेटेड बाय यूजिंग लीजेस लॉ, हमें पता है. Next is a particle moves from the position this to this under the action of a force. Find the work done by the force. अच्छा, बेसिकली क्या है कि सबसे पहले तो आपने क्या करना है कि आपने डिस्टेंस जो है वो फाइंड करना है फाइनल में से इनिशियल को माइनस करके. तो 14 माइनस 3 क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा. 14 माइनस 3 इज 11, और 13 माइनस 2 इज अगेन 11. नो, माइनस 11 होगा. यस, नो, इट विल बी प्लस 11. हाँ ठीक है, प्लस का साइन है ना, तो प्लस 11. और यहाँ पे हमारे पास क्या है, -6 और +9 है, तो +9 -9 हो जाएगा, बिकॉज जाहिर सी बात है बीच में माइनस का साइन होगा. तो हमारे पास क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा. 9 + 6 जो है वो आपका हो जाएगा 15. तो ये हो जाएगा आपका +15. ठीक है, इनको आप ऐड कर लोगे तो आपके पास डिस्टेंस आ जाएगा. ठीक है, या डिस्प्लेसमेंट कह लें. और आपको पता है कि वर्क डन का क्या फॉर्मूला होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है. तो आप फोर्स को जो है वो इसके आंसर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो देन यू विल गेट द आंसर ऑफ द वर्क डन. ठीक है, नेक्स्ट इज हाइड्राइड्स व्हिच आर प्रिपेयर्ड बाय पासिंग हाइड्रोजन ओवर द हॉट अल्कली मेटल्स. तो वो क्या होते हैं, आयनिक हाइड्राइड होते हैं, विद द एक्सेप्शन ऑफ बेरिलियम एंड मैग्नीशियम, जो कि आपका आयनिक हाइड्राइड्स नहीं बना रहे होते. Next is a child's balloon has a volume of 3.8 dm³ when the temperature is 35 degrees centigrade. If the balloon is put in a refrigerator and cooled to 5 degrees centigrade, the approximate volume of the balloon is. अच्छा, हमने assume करना है. ठीक है, तो हमें पता है क्या होता है, V1/T2 is equals to V1/T1 is equals to V2/T2 होता है. ठीक है, तो हमने पहले और आखिरी के वॉल्यूम और टेम्परेचर को क्या कर लेना है, आपस में हमने बेसिकली वो कर लेना है, कंपेयर कर लेना है. तो उससे हमें क्या मिल जाएगा, लास्ट का जो वॉल्यूम है V2 मिल जाएगा. Next is in a reaction, the equilibrium is attained, the concentration was this. अच्छा, तो हमें पता है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का क्या फॉर्मूला होता है, Kc इज इक्वल्स टू पर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट. प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन हमें गिवन है, दैट इज 6, और रिएक्टेंट की भी गिवन है, उसको डिवाइड कर लेंगे, वी विल गेट द आंसर. नेक्स्ट इज डिसोल्यूशन ऑफ अमोनियम नाइट्रेट इन वाटर इज एन एंडोथर्मिक प्रोसेस. अच्छा, एंडोथर्मिक प्रोसेस के अंदर क्या होगा भाई, हीट गेन होगी. हीट गेन होगी इसका मतलब है जो एनवायरनमेंट है उसकी हीट क्या होगी, उसकी हीट कम हो जाएगी. ठीक है, तो आपका जो ऑप्शन बी है दैट वुड बी करेक्ट. जो हीट है वो कम हो रही है और फिर आहिस्ता आहिस्ता रूम टेम्परेचर के ऊपर वो आ जाएगी. जाहिर सी बात है हीट कभी भी कम तो नहीं ना रहेगी, रूम टेम्परेचर के ऊपर आ जाएगी अल्टीमेटली. Next is when these mole of acetic acid react with this mole of ethyl alcohol to form this mole of ethyl acetate in this mole of water. Find the value of equilibrium constant. Again, किसी की value find करनी है, same formula, product concentration over reactant concentration. नेक्स्ट है सोडियम रिएक्ट विद वाटर मोर विग्रसली देन लिथियम, बिकॉज अभी हमने पहले पढ़ा कि जो आपके अल्कली मेटल्स होते हैं डाउन द ग्रुप क्या होती है, रिएक्टिविटी इंक्रीज होती है. ठीक है, तो जब रिएक्टिविटी इंक्रीज होगी सोडियम की, तो क्या होगा कि वो सोडियम ज्यादा विग्रसली जो है वो एक्ट करेगा देन लिथियम.
and again it is more electropositive in nature. More reactivity means more electropositive in nature. Acha, next is okay. Next is from a mixture of carbon dioxide and H2 gases. कार्बन डाइऑक्साइड कैन बी सेपरेटेड बाय पासिंग द मिक्सचर थ्रू. अच्छा, हाई प्रेशर से मिक्सचर को पास करेंगे तो क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो सॉल्युबल हो जाएगी, यहाँ कह लो कि सॉल्व हो जाएगी आपकी मिक्सचर के अंदर, और आपका जो हाइड्रोजन गैस है वो सॉल्व नहीं होगी. तो कार्बन डाइऑक्साइड हम इस तरीके से सेपरेट कर देंगे वाटर अंडर हाई प्रेशर. नेक्स्ट इज अल्केन हैविंग 5 to 17 कार्बन एटम, दे आर लिक्विड. अगर 5 से कम होते हैं तो गैसेस होती हैं, 17 से ज्यादा होते हैं तो वो सॉलिड होते हैं. विच टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म डिपेंड्स ऑन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कार्बन एटम ऑन ईच साइड ऑफ फंक्शनल ग्रुप. अगर कोई सेंटर में फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है, और फॉर एग्जांपल फंक्शनल ग्रुप कोई सेंटर में लगा है और इस तरफ और इस तरफ, फॉर एग्जांपल मैं कहूँ यहाँ पे C2 और यहाँ पे C3, यहाँ पे C4 है, और अगर मैं कहूँ जो सेकेंड आइसोमर है उसके अंदर यहाँ पे C3 और यहाँ पे C3 है, तो दोनों की आप कह लो कि जो मॉलिक्यूलर कॉन्फ़िगरेशन है वो सेम होगी, ठीक है, बट स्ट्रक्चरली डिफरेंट है, तो दैट इज नोन एज मेटामेरिज्म. नेक्स्ट इज okay, so the next is 80% of the coal is used in the lime kiln. ठीक है, lime kiln बेसिकली आपका जो कैल्शियम कार्बोनेट की प्रोडक्शन होती है उसके अंदर जो है वो 80% ऑफ द कोल जो है वो यूज हो रहा होता है. इथीन इज ऑब्टेन बाय इलेक्ट्रोलाइजिंग पोटेशियम सिसिनेट. पोटेशियम सिसिनेट के इलेक्ट्रोलिसिस करवाते हैं तो हमें इथीन जो है वो उसकी प्रोडक्शन होती है. नेक्स्ट इज फिजिकल मेथड्स ऑफ फाइंडिंग द रेट ऑफ रिएक्शन ऑलवेज इन्वॉल्व. हमेशा जो है वो आपके ग्राफ से जो है वो रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो फाइंड आउट किया जा रहा होता है, ठीक है. बेसिकली हम उसको टाइम और टाइम के अगेंस्ट जो है वो प्लॉट कर रहे होते हैं. द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स या फिर प्रोडक्ट को टाइम के अगेंस्ट प्लॉट करके हम रेट ऑफ रिएक्शन फाइंड करते हैं. द ट्रेन इज अप्रोचिंग स्टेशन एट 90 किलोमीटर पर आवर. अच्छा, जो है वो हमारे पास डॉपलर इफेक्ट का क्वेश्चन है, तो वो कह रहे हैं कि जो आपका सोर्स है उसकी क्या वेलोसिटी है, दैट इज 90 किलोमीटर पर आवर. तो इसको हम लोग कन्वर्ट कर देंगे किसमें, मीटर पर सेकंड के अंदर, ठीक है. इससे मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइडेड बाय 3600. और इसके बाद क्या है, फ्रीक्वेंसी गिवन है हमारे पास उसकी विसल की, व्हाट विल बी द अपीयरेंट फ्रीक्वेंसी, एफ डैश फाइंड करनी है, ठीक है. हमें पता है एफ डैश वुड बी इक्वल टू एफ वी एस वी और वी ओ, ठीक है. हमें पता है कि बल्कि नहीं, वी वी ओ वी एस. तो हमें पता है कि जो ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पे क्या है, वो यहाँ पे स्टेशनरी है, तो इसको हम कैंसिल कर देंगे, बाकी सारों की वैल्यूज पुट करेंगे और हमारे पास जो है वो आंसर आ जाएगा हमारी अपीयरेंट फ्रीक्वेंसी का. नेक्स्ट इज सिंपल पेंडुलम कंप्लीट्स बस वन ऑसिलेशन इन 4 सेकेंड्स. कैलकुलेट इट्स लेंथ, ठीक है. हमने लेंथ फाइंड करनी है, हमें पता है फॉर्मूला क्या होता है सिंपल पेंडुलम का. जो टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है, टाइम पीरियड वुड बी इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल ओवर जी, ठीक है. यहाँ से हम लोग लेंथ फाइंड कर लेंगे, टाइम पीरियड का बाकी सारी वैल्यूज जो है वो उन्होंने हमें दी हुई है, ठीक है. सिंपल पेंडुलम है, ठीक है, तो यहाँ पे टाइम पीरियड क्या होगा उसका 4 सेकेंड्स उन्होंने वो भी दिया हुआ है. अच्छा, नेक्स्ट इज गैस इज एनक्लोज्ड इन अ कंटेनर fitted with a piston of cross sectional area this, ठीक है. एरिया दिया हुआ है, the pressure of the gas is maintained at this when the heat is slowly transferred, the piston is pushed up, ठीक है. यानी कि वर्क डन बाय द गैस हुआ है यहाँ पे, ठीक है. और कितने डिस्टेंस पे पुस्ट अप हुआ है, 4 सेंटीमीटर पे. 4 सेंटीमीटर को हम लोग हमेशा मीटर के अंदर कन्वर्ट करेंगे. 42 जूल जो है वो हीट जो है वो ट्रांसफर हुई है टू द सिस्टम ड्यूरिंग द एक्सपेंशन. व्हाट इज द चेंज इन द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, ठीक है. पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग फाइंड आउट करेंगे कि उसका वर्क डन कितना हुआ है, ठीक है. जो वर्क डन हुआ है फिर उसको हम लोग माइनस कर देंगे दिस हीट से, तो फिर हमें चेंज इन द इंटरनल एनर्जी मिल जाएगा, ठीक है. दैट इज अगेन यहाँ पे भी गिवन है. ये जो फोर्स है पहले उससे हम लोग क्या फाइंड करेंगे, प्रेशर और एरिया से हम लोग फोर्स फाइंड करेंगे, देन फोर्स और डिस्प्लेसमेंट से हम लोग वर्क डन फाइंड करेंगे, और फिर वर्क डन में से जब हम लोग हीट फाइंड माइनस कर देंगे तो हमारे पास इंटरनल एनर्जी आ जाती है. Okay, so next is a particle carrying the charge of 2 electrons falls to a potential difference of 3 volt. Calculate energy acquired by it. अच्छा, तो हमें पता है कि जो एनर्जी है उसका जो फॉर्मूला है वो क्या होता है आपका, yes, the charge multiplied by the potential difference, ठीक है. तो चार्ज जो है वो क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 मल्टीप्लाई बाय द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन और मल्टीप्लाई बाय 3, ठीक है. तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, 9.6 एक्सपोनेंट माइनस 19 जूल. नेक्स्ट इज आपका 0.75 एम्पियर करंट फ्लोज थ्रू एन आयरन वायर व्हेन अ बैटरी ऑफ 1.5 वोल्ट्स इज कनेक्टेड अक्रॉस इट्स एंड्स.
ठीक है। लेंथ गिवन है वायर की, क्रॉस सेक्शनल एरिया गिवन है, हमने रेजिस्टिविटी फाइंड करनी है। ठीक है, हमें पता है रेजिस्टिविटी का क्या फॉर्मूला होता है, रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रेजिस्टिविटी मल्टीप्लाई बाय लेंथ ओवर एरिया। ठीक है, तो रेजिस्टेंस गिवन है, बिल्कुल सिंपली हमने पुट करना है अपना अपनी गिवन वैल्यूज और हमारे पास आंसर आ जाएगा रेजिस्टिविटी का। नेक्स्ट इज हमारे पास क्या है, आइडेंटिफाई द इंस्ट्रूमेंट्स व्हिच आर यूज्ड फॉर द मेजरमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस के लिए हम लोग इन चारों को यूज करते हैं। ओहम मीटर नाम से जाहिर है ओहम जो है वो रेजिस्टेंस के लिए यूज होगा। इसके अलावा व्हीट स्टोन ब्रिज मीटर एंड पोस्ट ऑफिस बॉक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, in a certain circuit, a transistor had a collector current of 10 milliampere and a base current of 40 microampere. What is the current gain of the transistor? हमें पता है कि जो current gain है उसका फॉर्मूला क्या होता है आपका, बेसिकली current gain is equal to the आपका collector current divided by the base current। ठीक है, तो collector current हमें पता है कितना given है, हमारे पास है आपका एम्पियर। ठीक है, उसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे एम्पियर के अंदर, अगेन 40 माइक्रो एम्पियर को भी एम्पियर के अंदर कन्वर्ट करेंगे, डिवाइड करेंगे एंड वी विल गेट अवर आंसर 250 एम्पियर्स। नेक्स्ट इज बल्कि 250 एम्पियर्स नहीं होगा, यहाँ पे हमारे पास ओनली 250 होगा बिकॉज द यूनिट इज कैंसिल्ड एज वेल। Next is, a person having a mass of 60 kilograms exert a horizontal force of 200 Newton is pushing a 90 kilogram। अच्छा, ये बहुत ट्रिकी सा क्वेश्चन है बट इसका बहुत इजी सा आंसर है कि उस पर्सन का जो है वो मास किलोग्राम्स में दिया हुआ है। ठीक है, और बस उन्होंने क्या कहा है, उन्होंने उसमें फोर्स पूछी है, उस पर्सन का वेट पूछा है। ठीक है, तो हमें पता है कि W इज इक्वल टू mg होता है। ठीक है, मास उन्होंने दिया हुआ है, मास कितना है हमारे पास 60 है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन को 10 रख लेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, 600 आ जाएगा, 600 न्यूटन। नेक्स्ट इज हमारे पास क्या है, अच्छा इसको हमने फिलिंग द ब्लैंक करना है, दैट is dash is defined as a sensation that sound produces in the ear of a listener। ठीक है, sensation that sound produces in the ear of the listener and is clearly related to the frequency of the sound। फ्रीक्वेंसी से क्या रिलेटेड होता है जी, पिच रिलेटेड होती है, और पिच एंड फ्रीक्वेंसीज आर बोथ मेजर्ड इन हर्ट्ज। thus the greater the frequency the greater the pitch, because जाहिर सी बात है दोनों के दोनों प्रोपोर्शनल होते हैं, and the lower the frequency and the lower the pitch। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट इज, when the photons are incident on the metal, electrons are emitted। अच्छा, ये बिल्कुल सिंपल सी बात है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है कि जब भी फोटोन्स जो है वो आपके मेटल के ऊपर आते हैं। ठीक है, तो फोटोन्स मेटल के ऊपर आके आते हैं तो आपका जो इलेक्ट्रॉन्स है वो मेटल में से इमिट होते हैं। So this is known as photoelectric effect. Next is, a bomb is dropped by an airplane moving horizontally with a speed of 200 km per hour. If the air resistance is negligible, the bomb will reach the ground in 5 seconds। ठीक है, एल्टीट्यूड यानी कि हाइट फाइंड करनी है, तो हाइट के लिए हमें पता है क्या फॉर्मूला होता है, h इज इक्वल्स टू क्या कहते हैं उसको, VID प्लस हाफ GD का स्क्वायर। अच्छा, तो हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी भी गिवन है, हमारे पास सारी वैल्यूज गिवन है, वी विल पुट द वैल्यूज एंड गेट द आंसर। नेक्स्ट इज, a microscope has an objective of 10 millimeter focal length and an eyepiece of 25 millimeter focal length. What is the distance between the lenses if the object is in sharp focus with when it is 10.5 millimeter from the objective। अच्छा, तो बेसिकली क्या है हमारे पास इसके अंदर फोकल लेंथ गिवन है। ठीक है, फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव एंड फोकल लेंथ ऑफ आई पीस दोनों गिवन है, तो हम लोग फोकल लेंथ वाला जो फॉर्मूला है दैट इज 1/f डिवाइडेड बाय आपका 1/the distance of the object minus the 1/the distance of the image। ठीक है, उससे हम लोग इस फॉर्मूले से इजीली जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन इज, the total outward flux over over any closed hypothetical surface is called the Gaussian surface is equal to the total charge enclosed divided by epsilon naught irrespective of how the charge is distributed। ठीक है, अगेन Gaussian surface होता है। ठीक है, हमें पता है कि इस लॉ के बारे में। नेक्स्ट इज, अच्छा अगेन वो यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि भाई हमारे पास जो न्यूक्लियस है उसके जो कंस्टिट्यूएंट है उनका अगर अलग से मास लिया जाए और जब न्यूक्लियस का अलग से मास लिया जाए तो उन दोनों के अंदर एक डिफरेंस आ रहा होता है, दैट डिफरेंस इज नोन एज द मास डिफेक्ट। अच्छा, डैश आर वेरी हाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एक्सट्रीमली शॉर्ट वेवलेंथ। ठीक है, जो सबसे ज्यादा शॉर्ट वेवलेंथ होती है वो किसकी होती है, गामा रेज की होती है। अल्फा की ज्यादा होती है, बीटा की उससे कम होती है, गामा की सबसे कम जो है वो वेवलेंथ हो रही होती है। Next question is, a row of 25 decorative lights connected in series is connected to main transformer। अच्छा, वो कहने की भी सीरीज में जो है वो लाइट्स कनेक्टेड थी और क्या हुआ कि जो लाइट्स है वो वर्क नहीं कर रही। जब चेक किया गया जो थर्ड बल्ब था रो के अंदर उसका जो करंट था वो क्या आ रहा था, 0 आ रहा था। इट मीन्स क्या है कि जो थर्ड बल्ब है उसका फिलामेंट जो है दैट इज ब्रोकन एंड, और क्योंकि वो सीरीज के अंदर कनेक्टेड है तो अगर एक बल्ब का भी फिलामेंट ब्रोकन होगा तो फिर सारी लाइट जो है वो नहीं
चल पाएंगी। नेक्स्ट इज इन एन एक्सपेरिमेंट एन ऑब्जेक्ट वाज प्लेस्ड ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस 25 सेंटीमीटर अवे from the lens. A real image 4 times size of the object was obtained. The focal length of the lens is. अच्छा, बेसिकली हमें क्या करना है, मैग्निफिकेशन वाला फॉर्मूला लगाना है, ठीक है। मैग्निफिकेशन के फॉर्मूले से वी कैन इजीली फाइंड आउट द फोकल लेंथ, ठीक है। मैग्निफिकेशन से हमें पता चल गया कि जो साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट है वो क्या है, 100 सेंटीमीटर है, ठीक है। अगेन यूजिंग द लेंस फॉर्मूला वी विल गेट आवर फोकल लेंथ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज a unit of induction is said to exist at a point where the force per unit charge experienced by a positive test charge moving in a velocity of 1 meter per second in the direction perpendicular to the field is 1 Newton. What is the phenomena? It is known as magnetic field, ठीक है। जब आपका टेस्ट चार्ज मूव कर रहा है, ठीक है, in the direction perpendicular to the field is known as the magnetic field. Physics is an experimental science which depends heavily on both objective observations and measurement of natural phenomena, ठीक है। जाहिर सी बात है, मेजरमेंट और ऑब्जर्वेशंस के ऊपर फिजिक्स जो है वो डिपेंड कर रही होती है, ठीक है, नॉट ऑन द केमिकल सॉल्यूशंस एंड ऑब्जेक्टिव ऑब्जर्वेशंस ओनली। नेक्स्ट इज how much energy is dissipated as heat in 20 seconds by a 100 ohm resistor that carries a current of 0.5 amperes. अच्छा, हमें पता है क्या फॉर्मूला होता है हीट का, दैट इज हीट इज इक्वल्स टू करंट स्क्वायर रेजिस्टेंस इनटू द टाइम। अगेन वी विल पुट द वैल्यूज एंड गेट द आंसर। No such calculation is required. No such hard calculation is required basically. 10 nanofarad parallel plate capacitor hold a charge of 50 microcoulomb on each plate if the plates are separated by a distance of 0.855 millimeter. What is the area of each plate? ठीक है, अगेन कैपेसिटेंस वाला फॉर्मूला लगाना है। कैपेसिटेंस इज इक्वल्स टू ई एरिया डिवाइडेड बाय डिस्टेंस, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग बेसिकली क्या करेंगे, अपनी वैल्यूज पुट करेंगे एंड अगेन वी विल गेट द आंसर ऑफ एरिया, ठीक है। कैपेसिटेंस गिवन है तो हम लोग उसको रीअरेंज कर देंगे फॉर्मूले को। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट विल बी द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू बॉल्स। अच्छा, हमें पता है कौन सा फॉर्मूला है, दैट इज फोर्स इज इक्वल्स टू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन m1 m2 ओवर r स्क्वायर, ठीक है। तो इसके अंदर सिंपली वी विल पुट द वैल्यूज एंड गेट द आंसर, ठीक है। 5 kg का है, 2 बॉल्स है, 5 kg ईच है एंड वी विल गेट द आंसर ऑफ अवर gravitational force. Next question is the resultant of two forces or the magnitude is 20 Newton. If the one force is of the magnitude 2 under root 3 Newton and makes an angle of 30 degree with the resultant, then the other forces must be of the magnitude. अच्छा, यहाँ पे हमें एक फोर्स, दो रिजल्टेंट, वो बेसिकली कह रहे हैं कि दो फोर्सेस है F1 और F2 है और उनका रिजल्टेंट क्या है, उनका रिजल्टेंट F है, ठीक है। और जो F है उसका वैल्यू क्या है, 20 न्यूटन है। और जो एक फोर्स है उसका मैग्नीट्यूड है 20 अंडर रूट 3 और जो सेकंड फोर्स है उसको हमने जो है वो मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो और जो एंगल वो बना रही है वो 30 डिग्री का एंगल बना रही है। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, पहले हम लोग इनके आपका उनका ओके सो पहले हम लोग इनके डिफरेंट उसका वो फाइंड कर लेते हैं। इनके आप कह लें कि F1 cos थीटा, ठीक है, F1 sin थीटा, F2 cos थीटा, F2 sin थीटा, ठीक है। और फिर उसके बाद जो है वो हम लोग इसकी कैलकुलेशन कर रहे होते हैं, ठीक है। सो वी विल फर्स्ट फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ इनके रिजल्टेंट्स का बेसिकली फाइंड करते हैं, ठीक है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, cos थीटा फाइंड करेंगे, देन विल फाइंड द sin थीटा वाले रिजल्टेंट्स। पहले बेसिकली x का फाइंड करेंगे, फिर y का फाइंड करेंगे और फिर y एक्सिस, पहले x एक्सिस का, फिर y एक्सिस का, और फिर उसके बाद हम लोग उसकी क्या कर रहे होते हैं, हम लोग उसका रिजल्टेंट फोर्स निकालते हैं, ठीक है। और फिर उस रिजल्टेंट फोर्स से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंसिडेंट रेज ऑफ द लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस आफ्टर रिफ्लेक्शन बाय द लेंस विल। अच्छा, आपको पता है क्या होता है जी, आपका जो कॉन्वेक्स लेंस है वो हमेशा कन्वर्ज कर रहा होता है, ठीक है। तो जब कन्वेक्स लेंस के पैरेलल जो है वो लाइट पास होगी, तो जो आपकी आफ्टर पैरेलल लाइट पास हुई आफ्टर क्या कहते हो रिफ्लेक्शन, वो क्या होगी, वो कॉन्वेक्स हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट इज डैश इज ऑल्सो नोन एज एंटी इलेक्ट्रॉन। तो आपका जो पॉजिट्रॉन है दैट इज नोन एज एंटी इलेक्ट्रॉन बिकॉज इट हैज द सेम चार्ज एंड मास एज इलेक्ट्रॉन बट द साइन इज डिफरेंट, ठीक है, इट इज पॉजिटिव।
नेक्स्ट इज न्यूक्लियस विद एन एक्सेस ऑफ न्यूट्रॉन में डिके रेडियोएक्टिव बाय द एमिशन ऑफ। अच्छा, न्यूक्लियस जो है वो क्या होता है, बेसिकली वो कन्वर्ट हो जाता है किसके अंदर, प्रोटॉन के अंदर और इलेक्ट्रॉन के अंदर, और जो इलेक्ट्रॉन है वो डिके होता है, इट अंडरगोस बीटा डिके। Next question is a stone drop from a certain height can reach the ground in 5 seconds. It is stopped after 3 seconds. अच्छा, पहले उन्होंने कहा कि भाई वो 5 सेकंड में रुक गिर जाता, लेकिन क्या हुआ कि 3 सेकंड बाद उसको स्टॉप कर लिया गया, और बाकी का ये वाला डिस्टेंस है, ठीक है। फाइंड द टाइम टेकन बाय द स्टोन टू रीच द ग्राउंड फॉर द रिमेनिंग डिस्टेंस। अब इस डिस्टेंस के लिए जो है वो क्या करना है, हमने अपना टाइम टेकन फाइंड करना है। तो पहले क्या करेंगे, ये वाला डिस्टेंस फाइंड करेंगे, फिर ये वाला डिस्टेंस फाइंड करेंगे, दोनों को माइनस करेंगे, हमारे पास यहाँ वाला डिस्टेंस आ जाएगा, ठीक है। व्हेन वी विल गेट दिस डिस्टेंस, तो फिर हम इस डिस्टेंस से जो है वो अपना टाइम ले लेंगे। अब हमारे पास जो फॉर्मूला यूज होता है दैट इज हाइट इज इक्वल टू VID हाफ GT का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो ये पूरा का पूरा 0 हो जाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट हम लोग जो है वो डिस्टेंस फाइंड करेंगे, देन इन द एंड वी विल फाइंड द टाइम फॉर दिस। Next is the photoelectric effect. A photon of energy h nu is incident on the metal surface. ठीक है, the energy required to eject the valence electron from the surface of the metal is expressed as। अच्छा, तो जो एनर्जी रिक्वायर होती है उसको हम वर्क फंक्शन ऑफ मेटल कह रहे होते हैं, ठीक है। Next is a conductor of length L is moved across a magnetic field. Due to this activity, a potential difference appears across the end of the conductor. This potential difference is termed as the motional EMF. ठीक है, मोशनल EMF की डेफिनेशन ये है, ठीक है, कि अगर आप कोई कंडक्टर जो है वो मूव करवाते हो अक्रॉस द मैग्नेटिक फील्ड, और उस मैग्नेटिक फील्ड के या उस कंडक्टर के एंड पे अगर पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाता है, तो दैट पोटेंशियल डिफरेंस इज टर्म्ड एज मोशनल EMF। क्यों, कि जो उस मोशन की वजह से जो EMF उसके अंदर प्रोड्यूस हुआ है, बेसिकली दैट इज नोन एज द motional EMF. Next is the potential difference between the terminal of the battery in an open circuit is 2.2 volt. When it is connected to a resistance of 5 ohm, the potential difference fall to 1.8 volt. What is the internal resistance of the battery? हमें पता है internal resistance का formula, that is आपका जो potential difference होता है that is equals to EMF minus EMF into internal resistance divided by resistance plus internal resistance. Basically ये वाला formula होता है आपका, जिसको हमने रीअरेंज किया है to get our internal resistance. Next question is a 20 centimeter wire carrying a current of 10 ampere is placed in a uniform magnetic field of 0.3 Tesla. If the wire makes an angle of 40 degree with the direction of the magnetic field, find the magnitude of the force acting on the wire. हमें पता है जो force आपकी basically सिंपल सा फॉर्मूला होता है, force is equals to ILB sin theta, ठीक है। सिंपली हमने वैल्यूज पुट करनी है और आंसर लेना है, no more no difficult calculation. A particle of mass 5 mg moves with the speed of 8 meter per second. Calculate its de Broglie's wavelength. अच्छा, हमें पता है डी ब्रोगलीज वेवलेंथ का क्या फॉर्मूला होता है, लैम्डा इज इक्वल्स टू h over p. p इज द मोमेंटम, और यू कैन आल्सो राइट इट एज mv, ठीक है। इसके अंदर हमने क्या करना है, मास ऑफ 5 mg, मास गिवन है, स्पीड गिवन है, हमें पता है ईच की वैल्यू हमें पता है, वेवलेंथ हम लोग इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, that is 1.66 exponent minus 29 meters. Next question is X-rays are also known as अच्छा, जो X-rays होती हैं उनको हम Roentgen rays भी कह रहे होते हैं, ठीक है। Next is the two bodies X and Y are attached to the ends of the string which passes over a pulley so that two bodies hang vertically, ठीक है। ये वाला आपका फर्स्ट केस होता है पुली वाला से पूरी सिस्टम का, ठीक है। बॉडीज है X और Y है, ठीक है, उनकी एक्सेलरेशन फाइंड करनी है बेसिकली, ठीक है। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हमने ड्राइव किया हुआ है, ठीक है। एक्सेलरेशन वुड बी इक्वल टू m1 plus m2 divided by m1 minus m2 into g, ठीक है, into gravitational acceleration, ठीक है। यहाँ पे भी गिवन है, सॉरी, ऊपर माइनस आता है और नीचे प्लस आता है, ठीक है। तो इसके अंदर हमने वैल्यूज पुट करनी है, देन वी विल गेट द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज a fixed mass of gas in a thermally insulated container is compressed. After compression, the temperature of the gas will have. अच्छा, obviously एक टेम्परेचर एक इंसुलेटर है, ठीक है, उसके अंदर हमने क्या किया कि गैस कंटेन इंसुलेटर है। अब इसको अगर आप कंप्रेस कर देंगे तो क्या होगा कि जिसको मॉलिक्यूल्स है उनका जो स्पेस है वो कम हो जाएगा, तो मॉलिक्यूल्स की कोलिजन क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी, तो क्या होगा, उसका जो टेम्परेचर है वो क्या होगा, इंक्रीज होगा, ठीक है। तो दैट वुड बी राइजन सिंस देयर आर मोर इंटरमॉलिक्यूलर कोलिजन।
नेक्स्ट इज सैंपल ऑफ एन आइडियल गैस में एक्सपेंड एडियाबेटिकली और एक्सपेंड आइसोथर्मली। ठीक है, वो कह रहे हैं कि भाई एक आइडियल गैस का सैंपल है, वो एडियाबेटिकली भी एक्सपेंड कर सकता है और आइसोथर्मली भी कर सकता है। अगर एडियाबेटिकली देखा जाए तो क्या होगा बेसिकली उसका, अच्छा द नेट फ्लो ऑफ हीट, अच्छा एडियाबैटिक के लिए क्या होगा, जो नेट फ्लो ऑफ हीट है वो क्या होगी, जीरो होगी, क्योंकि एडियाबैटिक एक्सपेंशन के अंदर नो हीट फ्लो हो रही होती है, सिर्फ एनर्जी फ्लो हो सकती है। ठीक है, ना हीट फ्लो होती है, ना ही मास होता है फ्लो। ठीक है, अब आइसोथर्मल के अंदर क्या होता है, हीट फ्लो होती है। ठीक है, बट जो इंटरनल एनर्जी है, ठीक है, आप कह लो कि जो टेम्परेचर है बेसिकली वो कांस्टेंट रहता है, इसके अंदर हीट का कोई ताल्लुक नहीं होता। तो जो सेकंड वाली है उसके अंदर क्या होगा कि आपका हीट फ्लो हो सकती है और फर्स्ट के अंदर नहीं होती। ठीक है, तो पॉजिटिव फॉर सेकेंड एंड जीरो फॉर फर्स्ट। Next is four particles independently move at the same speed in a direction perpendicular to the same magnetic field. Which particle will deflect the most? जिसका चार्ज टू मास रेशियो ज्यादा होगा। ठीक है, जिसका चार्ज, क्योंकि आपको पता है चार्ज टू मास रेशियो के अंदर चार्ज ऊपर होता है, तो जिसका चार्ज ज्यादा होगा उसकी डिफ्लेक्शन ज्यादा होगी, जिसका चार्ज टू मास रेशियो ज्यादा होगा उसकी डिफ्लेक्शन ज्यादा होगी। तो इलेक्ट्रॉन का जो मास है वो सबसे कम है, तो उसका जो चार्ज है वो ज्यादा है, तो उसका चार्ज टू मास रेशियो ज्यादा होता है। नेक्स्ट इज जनरेटर ऑफ ईएमएफ 80 वोल्ट्स हैज एन इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ 0.04 ओहम, if its terminal voltage is 75, determine the current। अच्छा सिंपली, अच्छा सिंपली हमारे पास क्या है, वही हमारा जो ईएमएफ वाला फॉर्मूला होता है, दैट इज ईएमएफ इज इक्वल्स टू वोल्टेज माइनस आई आर। ठीक है, उससे हम लोग आपका इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट इज 1000 kg व्हीकल इज टर्निंग अराउंड, अच्छा सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला है, सेंट्रीपिटल फोर्स का क्वेश्चन है, टर्निंग अराउंड कर रही है। ठीक है, उसके बाद उन्होंने हमें सर्कुलर पाथ का जो रेडियस है वो भी दिया हुआ है। हमें पता है सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, एफ इज इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर ओवर आर। ठीक है, सो बेसिकली आप यहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे, देन यू विल गेट द आंसर, सिंपल कैलकुलेशन है। नेक्स्ट इज केल्विन इज द यूनिट ऑफ थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर व्हिच इज 1/273.16 ऑफ द थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर ऑफ द ट्रिपल पॉइंट ऑफ द वाटर। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट इज अगेन थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। नेक्स्ट इज द सर्किट डायग्राम शोज अ नेटवर्क ऑफ resistors, each of resistance r, what is the effective resistance between the point x and y। अच्छा x और y के बीच में हमने रेजिस्टेंस देखना है, सीरीज में भी और पैरेलल में भी ये लोग कनेक्टेड है, तो हम क्या करेंगे, वन बाय वन जो है वो रेजिस्टेंस फाइंड आउट करते जाएंगे। सबसे पहले हम इस दोनों का, यानी कि इन ऊपर वाले दोनों का रेजिस्टेंस फाइंड करेंगे। ये दोनों किस में है, ये दोनों है सीरीज में, तो सीरीज में क्या होता है, रेजिस्टेंस ऐड हो जाता है, R1 प्लस R2, ये क्या हो जाएगा 2R हो जाएगा। ठीक है, इसका पैरेलल इसके साथ, नीचे वाले के साथ करेंगे, पैरेलल क्या हो जाएगा, 1/r इज इक्वल्स टू 1/r प्लस 1/2r हो जाएगा। ठीक है, तो दैट वुड बी इक्वल टू आपका 3/2r। ठीक है, तो इस पूरे का 3/2r हो जाएगा। अब 3/2r को हम लोग एक और r के साथ ऐड कर देंगे, बिकॉज ये इसके साथ किस में लगा हुआ है, ये इसके साथ आपका सीरीज में लगा हुआ है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, 3/2r वुड बी 4, यस उसके साथ, हाँ ठीक है, तो 4 ओवर, लेकिन ये ऐसे ऐड नहीं होगा ना, ये उल्टा हो जाएगा, तो ये इस तरह से ऐड होगा, 2r/3 प्लस आर, तो ये हो जाएगा आपका 4r/3। ठीक है, उसके बाद ये जो 4r/3 है, इसका हम लोग इसके साथ निकालेंगे किसमें, आपका पैरेलल में, तो 1/r प्लस 4r/3। ठीक है, तो दैट विल बी इक्वल टू 5r/8। ठीक है, यहाँ पे भी कैलकुलेशन गिवन है। ठीक है, सिंपली हमने इसको कैलकुलेट करना है। नेक्स्ट इज डैश इज दैट इन विच द मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज एज वेल एज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम बिफोर एंड आफ्टर द कोलिजन इज कंजर्व। ठीक है, तो हमें पता है किसमें होती है, इलास्टिक कोलिजन के अंदर काइनेटिक एनर्जी एज वेल एज द मोमेंटम इज कंजर्व। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इफ डी इज द सेपरेशन बिटवीन टू स्लिट्स। अच्छा हमें पता है कि भाई क्या होता है कि जो आपका मैक्सिमा है, यानी कि आपके जो ब्राइट फ्रिंजेस होती हैं उनके लिए क्या होता है कि पहली बात तो ये जो एम की वैल्यू है वो होती है इवन नंबर्स में। ठीक है, और वो कह रही है कि आपका जो वन स्लिट का, टू स्लिट्स के अंदर वन between two slits, one is the wavelength of the light, ठीक है, theta is the angle। तो हम लोगों का जो सिंपली फॉर्मूला होता है that is d sin theta is equals to m lambda। Next question is the internal energy of the system decreases in an adiabatic process, which of the following must be true regarding this process। adiabatic process के अंदर क्या है कि आपका जो वो है
नो एक्सचेंज ऑफ हीट कैन टेक प्लेस, ठीक है। तो जब हीट एक्सचेंज नहीं हो रहा, जब आपकी इंटरनल एनर्जी सिस्टम की डिक्रीज हो रही है, तो अल्टीमेटली क्या होगा, वर्क डन होगा, ठीक है। इंटरनल एनर्जी डिक्रीज हुई है, हीट बाहर नहीं गई है, इट मीन्स कि वर्क डन हो गया है, यानी कि जो पिस्टन है उसने मूव कर लिया, वर्क डन हो गया। Next is a car starts from rest and moves with a constant acceleration. During the 4 second of its motion, it covers a distance of 21 meter. The acceleration of the car is dash meter. अच्छा, acceleration find करनी है हमने कार की, और ये वो वाला क्वेश्चन है जिसके अंदर हम लोग nth सेकंड के अंदर जो है वो बेसिकली वो कर रहे होते हैं, बिकॉज यहाँ पे 4th second ऑफ इट्स मोशन गिवन है, ठीक है। चौथे सेकंड ऑफ उसकी चौथे सेकंड में जब वो मोशन में था, ठीक है, नॉट फ्रॉम द इनिशियल टाइम, ठीक है। तो हम लोग इसके लिए जो फॉर्मूला है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है, दैट इज इक्वल टू, दैट इज डिस्टेंस ऑफ nth सेकेंड वुड बी इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस हाफ एक्सेलरेशन और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन इंटू 2n-1, ठीक है। तो इसके अंदर हम लोग वैल्यूज पुट करके जो है वो आंसर निकाल रहे होते हैं, देन विल गेट द एक्सेलरेशन। यहाँ पे हम एक्सेलरेशन ही लिख रहे होंगे। Next is two spherical balls. Masses are moving towards each other with the velocities of 6 meter and 4 meter respectively. What must be the velocity of the smaller ball after collision? ठीक है, the bigger ball velocity is 3 meter per second. अच्छा, यहाँ पे हमें m1 v1 plus m2 v2 is equals to m1 u1 plus m2 u2, यानी कि आपका जो इनिशियल मोमेंटम है और जो फाइनल मोमेंटम है वो बराबर होता है ड्यू अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो इसके हम लोग वैल्यूज पुट करके जो है वो आपका जो v2 है, यानी कि जो सेकेंड वेलोसिटी है, जो फाइनल वेलोसिटी ऑफ द सेकेंड बॉल है, वो हम लोग यहाँ पे डिटरमाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज an apple is thrown with a speed of 30 meter per second in the direction 30 degree above the horizon. Find out its horizontal range. अच्छा भाई, रेंज का फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग, ठीक है, एंड वी विल गेट द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 70 kg sportsman runs up a long flight stairs in 4 seconds. The vertical height of the stairs is 4.5 meter. What will be its power output? हमें पता है पावर का फॉर्मूला क्या होता है, पावर इज इक्वल्स टू वर्क डन पर यूनिट टाइम, एंड वर्क डन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा यहाँ पे mgh हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी के अंदर हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग मास, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, हाइट, ऑल द थिंग्स आर गिवन, टाइम इज आल्सो गिवन, so we can find the power easily. Next question is when the force and the displacement are in the opposite direction, the work done by the force is। अच्छा, जब फोर्स और जो डिस्प्लेसमेंट है वो अपोजिट डायरेक्शन में हो रही हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये ब्लॉक है और मैं फोर्स इस डायरेक्शन में लगा रही हूँ, बट डिस्प्लेसमेंट जो है वो इस डायरेक्शन में हो रही है, तो क्या है जो आपका आंसर आएगा वर्क डन का, दैट विल बी नेगेटिव, ठीक है। नेक्स्ट इज फाइंड द ओड वन। अच्छा, हमारे पास यहाँ पे कुछ गिवन है, ऑप्शंस गिवन है, और इसमें से हमने ओड वन फाइंड करना है, ठीक है। ओड वन वो होता है जो कि बिल्कुल डिफरेंट होता है, ठीक है। So that is basically mother, sister and aunt. They are related. They have a blood relation. ठीक है, जो aunt है, जो mother है, जो sister है, उनका कोई आपस में कोई ना कोई blood relation होगा, लेकिन जो maid है वो बाहर से आई है तो उसका कोई blood relation नहीं होगा, तो that is an odd one out. Next is statement given है, an interior minister has been found as the owner of assets more than the stated income. Okay. Second statement says the prime minister has ordered all the ministers to unveil their assets. अच्छा, तो क्या हुआ कि प्राइम मिनिस्टर ने पहले ऑर्डर किया मिनिस्टर्स को कि वो अपने एसेट्स अनवील करें, और जब एसेट्स अनवील हो गए तो पता चला कि जो इंटीरियर मिनिस्टर थे उनके जो एसेट्स थे वो उनकी स्टेटेड इनकम से ज्यादा थे, ठीक है। तो जो पहला था वो कॉस्ट था, जो सेकंड था वो कॉस्ट था, और जो फर्स्ट था उसका वो क्या था, इफेक्ट था। अच्छा जी, next question is the management of school M has decided to give free breakfast from next academic year to all the students in its primary section through its canteen, even though they will not get any government grant, ठीक है। और कोर्सेज ऑफ एक्शन क्या हो सकते हैं, भाई स्कूल ने कहा है कि भाई हम नेक्स्ट ईयर से क्या करेंगे, स्टूडेंट्स को फ्री ब्रेकफास्ट करवाएंगे। कोर्सेज ऑफ एक्शन, द स्कूल विल हैव टू एडमिट मेनी पुअर स्टूडेंट्स हु विल सीक एडमिशन फॉर द नेक्स्ट एकेडमिक ईयर। अच्छा, इसका कोई रिलेशन नहीं है इसके साथ, ठीक है, इसका कोई रिलेशन नहीं है स्टेटमेंट के साथ फर्स्ट का। सेकंड से इज द कैंटीन फैसिलिटीज एंड यूटेंसिल्स हैव टू बी चेक्ड इन न्यू परचेजेस टू बी मेड टू इक्विप इट प्रॉपर्ली, ठीक है, ये बात सही है कि जो कैंटीन फैसिलिटीज है उनको चेक करना चाहिए ताकि हम लोग प्रॉपर तरीके से जो है वो अपना काम कर सके। नेक्स्ट इज फंड्स विल हैव टू बी रेज्ड फॉर द स्कीम अगेन दिस इज करेक्ट। सो सेकंड और थर्ड जो है वो हम कोर्सेज ऑफ एक्शन कर सकते हैं, फर्स्ट क्योंकि रेलिवेंट नहीं है तो उसका कोई ताल्लुक नहीं है। Okay, so it's done. Thank you so much for your time, and that's all from my side. Allah Hafiz.